हेलो। हाँ भाई। ना ना ना, बच्चे ही सबसे बड़ा रिसोर्सेज हैं। क्या? हाँ माना अभी वो रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन वॉरियर बैच में इतना बढ़िया पढ़ाएंगे कि वो देश के अगले कलाम बन के देश का रिसोर्स बन जाएंगे। क्या नहीं मानता? भाई तेरे आगे तो भैंस भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। ये तो नहीं मान रहा। मेरा दोस्त था, कह रहा था मोबाइल ज्यादा बड़ा रिसोर्स है एज कंपेयर टू बच्चे। मैंने मना कर दिया। भाई रिसोर्स होता क्या है, रिसोर्स को कैसे निकाला जाता है, रिसोर्स को क्यों कंजर्व किया जाता है, ये सारी चीजें समझाने के लिए क्लास 10 ज्योग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में लेकर आ गया हूं दोस्तों। इस लेक्चर के अंदर हम पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, साथ ही साथ कुछ पीवाईक्यूज भी करेंगे ताकि समझ सके कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि रिसोर्सेज होते क्या है। हर वो चीज जो हमारे एनवायरमेंट में मौजूद हो और जिससे हमारी नीड सेटिस्फाई होती है उसे रिसोर्स कहते हैं। अब इस एनवायरमेंट के अंदर पेड़ भी मौजूद है। पेड़ मुझे खाना देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तो क्योंकि पेड़ से मेरी नीड सेटिस्फाई हो रही है तो पेड़ मेरे लिए एक रिसोर्स है। इसी एनवायरमेंट के अंदर डस्ट भी मौजूद है, लेकिन क्या डस्ट से मेरी कोई नीड सेटिस्फाई हो रही है? जी नहीं। तो इस समय डस्ट मेरे लिए कोई रिसोर्स नहीं है। आगे कहता है रिसोर्स उसको कहा जाता है जो कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल। आज कार की बॉडी से लेके एरोप्लेन की बॉडी तक, अरे छोड़िए आपके टिफिन में पैक हो रही रोटी तक, सब कुछ एल्यूमिनियम पे हो रहा है। लेकिन क्या एल्यूमिनियम आज इस धरती में आया है? जी नहीं। एल्यूमिनियम हमेशा से इस धरती के अंदर था, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी कि हम बॉक्साइट से एल्यूमिना और एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बना सकें। इसीलिए हमारे लिए पहले एल्यूमिनियम एक रिसोर्स नहीं था। इंडस वैली वाले लोगों के लिए एल्यूमिनियम रिसोर्स नहीं था, आज हमारे लिए है। दूसरी बात कही गई है इकोनॉमिकली फिजिबल। रिसोर्स उसको कहा जाता है जिसको निकालने के बाद आपका प्रॉफिट हो। अब अगर आपने 100 रुपए खर्चा किए और उसके बदले आपको 20 रुपए की कोई चीज मिल रही है तो वो रिसोर्स नहीं है, क्योंकि इसमें आपका प्रॉफिट नहीं, उल्टा आपका नुकसान हो रहा है दोस्त। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिसोर्स उसको कहा जाता है जिसको आपकी कंट्री, आपके स्टेट, आपके रीजन के लोग एक्सेप्ट करें कल्चरली। अगर आप इंडिया के बिहार या गुजरात चले जाते हैं तो यहां पे अल्कोहल का कंजप्शन बैन है। वहां के लोगों के लिए अल्कोहल एक रिसोर्स नहीं है, क्योंकि उनका कल्चर उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। वहीं अगर आप वेस्टर्न कंट्री में चले जाएं तो वहां के लोगों के लिए अल्कोहल एक रिसोर्स है, क्योंकि वहां के लोगों का कल्चर उसको एक्सेप्ट करता है। अब आपके एनसीईआरटी के अंदर एक इस तरीके का पिक्चर दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है, जो ये बताता है कि क्या वो 4 एलिमेंट है जो रिसोर्सेज के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज आ जाती है दोस्तों नेचर। अगर आपकी नेचर में वो रिसोर्सेज ही नहीं है तो आप तो भैया बैठे रह जाइए, किसी काम के नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं हैती नाम की कंट्री की। अगर आप हैती की बात करें तो हैती के देश के अंदर कोई रिसोर्स नहीं है, इसलिए हैती बहुत गरीब है। वहीं अगर आप बात करें गल्फ कंट्रीज की, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, ये सारी कंट्रीज के रिसोर्सेज, इनके नेचर के पास कई सारे रिसोर्सेज हैं। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास नेचर के रिसोर्सेज हैं लेकिन उसको निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो रिसोर्सेज धरे की धरे रह जाते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं इंडिया के। अगर आप ईस्ट साइड में चले जाएं तो एक देश है वियतनाम। वहीं कहते हैं ना अपने बबुआ सर, वियतनाम को वाटर बॉडी में कई सारा क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल मिला, लेकिन उसको उस क्रूड ऑयल को जमीन के अंदर से निकालने की उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो उन्होंने भारत की कंपनी ओएनजीसी विदेश को इसका टेंडर दिया और उन्होंने जाके उनके बिहाफ में वो क्रूड ऑयल निकाला। तीसरे नंबर पे चीज आ जाती है इंस्टीट्यूशंस। आपके देश के अंदर इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जहां लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, रिसोर्सेज के बारे में बताने की, उसको निकालने की ट्रेनिंग दी जाए, उसको यूज करने की ट्रेनिंग दी जाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ह्यूमन बींग्स। अगर आपकी नेचर में रिसोर्सेज हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, आपके पास इंस्टीट्यूट है, सब कुछ है, लेकिन अगर लोग ही नहीं है तो वो रिसोर्सेज धरे की धरे रह जाएंगे। अब आपकी एनसीईआरटी में रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन दे रखा है। ऑल्दो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन तब भी हम इसको शॉर्ट में फटाफट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम रिसोर्स को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इसमें रिसोर्सेज को आप 2 ग्रुप में बांट सकते हो। एक होता है बायोटिक रिसोर्सेज, एक होता है एबायोटिक रिसोर्सेज। यानी कि हर वो रिसोर्स जिसमें जान बसती है उसे बायोटिक रिसोर्सेज कहा जाता है। कुछ एग्जांपल आपके लिए लेकर आया हूं, जैसे कि है प्लांट। प्लांट में पी से आता है प्लांट, छोटे मोटे पौधे। एल से आता है लाइफ स्टॉक, यानी कि वो जानवर जिनको तुमने डोमेस्टिकेट कर रखा है, भेड़, बकरी, गाय, भैंस। इसके बाद आता है एनिमल, और ये कौन सा एनिमल है? वाइल्ड एनिमल्स। इसके बाद आता है एन से नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि वो पेड़ पौधी, झाड़ियां जो किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर उग जाती हैं वो। और लास्ट में आता है ट्री, यानी कि बड़े बड़े पेड़। ये सारे के सारे रिसोर्सेज हैं। और कौन से रिसोर्सेज हैं? बायोटिक रिसोर्सेज है, क्योंकि इनमें जान बसती है दोस्तों।
वहीं दूसरे नंबर पे आते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज, यानी कि वो रिसोर्स जिसमें जान नहीं बसती है। इनको याद रखने की ट्रिक बनाई मैंने रॉक्स, जिसमें आर से होता है रॉक, ओ से होता है ऑयल, सी से होता है कोल, के से होता है कैरोसिन और एस से होता है सॉइल। ये सारे के सारे एबायोटिक रिसोर्सेज है क्योंकि इनके अंदर जान नहीं बसती है। इसके बाद रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, और इसमें रिसोर्सेज दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं रिन्यूएबल और एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे, जो बार बार रिन्यू होते रहेंगे, रिन्यू होते रहेंगे, रिन्यू होते रहेंगे। अब मान लीजिए मैंने अपने घर की छत पे सोलार पैनल लगा दिए। अब ये जो सोलार पैनल मैंने अपने घर की छत पे लगाए हैं, मैं उससे एसी चला रहा हूं, बढ़िया सो रहा था मस्त। तुम आए, तुमने मेरी कॉलर पकड़ ली, शर्मा जी। मैंने कहा क्या हो गया? तुमने कहा सारी बिजली आप ही खर्च कर लोगे तो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे पोतों के लिए क्या बचेगा? मैंने कहा चल, क्योंकि मैं जो बिजली बना रहा हूं वो सोलार एनर्जी बना रहा हूं, वो कि एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, वो आज है, वो कल भी आएगी, वो परसों भी आएगी, आपके बच्चे, आपके पोते, सबके लिए आएगी। तो सोलार एनर्जी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कभी खत्म नहीं होगा, जो बार बार रिन्यू होता जाएगा, रिन्यू होता जाएगा, रिन्यू होता जाएगा। सेकंड नंबर पे आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि जो एक बार खत्म हो गए तो खत्म हो गए, फुल स्टॉप, फिर उनका कोई रिन्यूएशन नहीं होगा। इसका बेहतरीन एग्जांपल है कोल और पेट्रोलियम। जानते हैं कोल कैसे बना? आज से हजारों साल पहले जितने भी पेड़ पौधे हुआ करते थे वो समुद्र के अंदर डूब गए। समुद्र में डूबने के कारण टेम्परेचर हाई और प्रेशर हाई होने के कारण वो डिकम्पोज होने लगे और वो जो पेड़ थे वो कोयले में कन्वर्ट हो गए। अब हम इसी कोयले को जला रहे हैं। ये जो कोयला आज हम जला रहे हैं, आज से हजार करोड़ों साल पहले एक पेड़ हुआ करता था। अब जितना कोयला बनना था बन चुका है, धरती के अंदर से हम निकाल के इस्तेमाल करे जा रहे हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रहे कि एक दिन ये कोयला खत्म हो जाएगा। क्रूड ऑयल कैसे बना? क्रूड ऑयल आज से हजारों करोड़ों साल पहले कुछ मरीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो समुद्र के अंदर डूब गए और अगेन हाई टेम्परेचर प्रेशर के कारण डिकम्पोज हो गए, और वो मरीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रूड ऑयल में, कच्चे तेल में कन्वर्ट हो गए, जिससे आज हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन बनाते हैं। ये भी जो होना था हो गया, जो धरती के अंदर जितने हैं उतने ही हैं, एक दिन ये सारे भी खत्म हो जाएंगे। तो जो चीज खत्म हो सकती है, जो वापस से रिन्यू नहीं होगी, उन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। इसके बाद आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसमें सबसे पहले आ जाता है इंडिविजुअल रिसोर्स, जिसका कोई एक आदमी का वो रिसोर्स हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में आपकी गाड़ी की चाबी लगी थी, वो आपके लिए रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि वो आपकी नीड को सेटिस्फाई करता है, आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट लेकर जाता है। अब मैं आपके घर आया, मैंने लल्ला लल्ला, मैंने चाबी उठाई, मैंने गाड़ी में लगाई, मैंने चालू करी, धूम मचाले, चने चबाले धूम। तुमने कहा कहां लेके जा रहे हो? मैंने कहा रिसोर्स है, इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्त। तुमने कहा रिसोर्स जरूर है, लेकिन ये आपका नहीं है, ये हमारा इंडिविजुअल रिसोर्स है। इसके बाद आ जाता है कम्युनिटी रिसोर्स। मैं एक सोसाइटी में रहता हूं, सोसाइटी में भाई इस तरीके से खूब सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, और इस सोसाइटी में आने का और इस सोसाइटी से जाने का केवल एक ही गेट है। सोसाइटी के बीच में हमारे स्विमिंग पूल है। अब तुम आए एक दिन बाल्टी लेकर, और तुमने स्विमिंग पूल में बाल्टी डाली और ओम नमः शिवाय करके नहाने लगे। तुम्हें गार्ड्स ने पकड़ लिया, मुझे बुलाया, सेठ सर कौन है ये? मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले सर पानी है, रिसोर्स है, यूज नीड को सेटिस्फाई कर रहा था, मैं कर रहा था। माना ये रिसोर्स है, लेकिन ये तुम्हारा नहीं, ये मेरी सोसाइटी का रिसोर्स है, ये हमारी कम्युनिटी का रिसोर्स है, ये तुम्हारा नहीं है। इसके बाद आ जाता है नेशनल रिसोर्स, यानी वो रिसोर्स जिसपे देश के सारे लोगों का हक हो। इसका बेहतरीन एग्जांपल है देश की नदियां, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये सारी की सारी नदियां नेशनल रिसोर्स हैं। अगर आप नर्मदा नदी की बात करें तो इस नर्मदा नदी का पानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात ये सब लेते हैं। साथ ही साथ इस नर्मदा नदी के ऊपर जो डैम बना है, सरदार सरोवर डैम, उसकी बिजली तो राजस्थान तक के लोग इस्तेमाल करते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि अरे राजस्थान से तो ये नदी जाती नहीं है तो उनको नहीं देंगे, नहीं। इस देश की नदियों पे पूरे देश के लोगों का हक है, इसलिए नदियां एक नेशनल रिसोर्स है। इसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल रिसोर्स, जिसपे पूरी दुनिया का हक है। फॉर एग्जाम्पल एटमॉस्फेयर, मैं सांस ले रहा हूं, मैं किसी भूटान के आदमी की नाक नहीं बंद कर दूंगा, तुम नहीं सांस ले सकते। भारत के लोगों का एटमॉस्फेयर है, नो, ये पूरी दुनिया का एटमॉस्फेयर है। समुद्र पूरी दुनिया के लोगों के लिए, सब उसका यूज कर सकते हैं, इसलिए समुद्र, एटमॉस्फेयर ये इंटरनेशनल रिसोर्स है। और लास्ट आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इनको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेस। पोटेंशियल रिसोर्सेज उनको कहा जाता है कि ये रिसोर्सेज हैं, इनके अंदर ग्रेट पोटेंशियल है, लेकिन अभी हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई ऑल्टरनेट मौजूद होगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया के वेस्ट में चले जाते हैं तो वहां पे आपको राजस्थान जैसा एक स्टेट देखने को मिलेगा। अब राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पे सोलार और विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का बहुत तगड़ा पोटेंशियल है, लेकिन अभी हम उससे बना नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी जो बिजली की रिक्वायरमेंट है वो कोयला जला के, न्यूक्लियर एनर्जी से और टाइडल एनर्जी से और बाकी हाइड्रो एनर्जी से फुलफिल हो पा रही है। तो पोटेंशियल है, लेकिन अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेट मौजूद है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है डेवलप्ड रिसोर्सेस, यानी कि वो रिसोर्सेस जिनको हमने निकालने की टेक्नोलॉजी बना ली है, और ना केवल टेक्नोलॉजी बना ली, हम उनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, उनको कहा जाता है डेवलप्ड रिसोर्सेस। जैसे कि पेट्रोल, ना केवल पेट्रोल तुम्हें निकालना आ गया धरती के अंदर से, गाड़ी में डाल के गाड़ी चलाना भी आ गई है। तीसरे नंबर पे आता है स्टॉक रिसोर्सेस, यानी कि वो रिसोर्सेज जिनके ऊपर अभी हमारे साइंटिस्ट अभी भी रिसर्च कर रहे हैं कि इसको बनाए तो बनाए कैसे, इसको यूज करे तो करे कैसे। फॉर एग्जाम्पल पानी में से हाइड्रोजन निकाल के आप हाइड्रो एनर्जी को बना सकते हो, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं हुई है। लास्ट आ जाता है रिजर्व रिसोर्सेस, यानी कि वो रिसोर्सेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, निकालने की टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, लेकिन हमने अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए जिनको रिजर्व करके रखा हुआ है, उन्हें रिजर्व रिसोर्सेस कहा जाता है। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। लेकिन क्या आपको पता है रिसोर्सेस के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, कुछ इश्यूज भी आते हैं। टोटल हमारे सिलेबस के अंदर 3 इश्यूज और चैलेंजेस है जिनको हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमें यह बताया गया है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, यानी कि कुछ लोगों की ग्रीड को सेटिस्फाई करने के चक्कर में धरती के सारे रिसोर्सेज डिप्लीट होते जा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। हमारे पड़ोस में एक देश है जिसका नाम है चाइना। अब चाइना के पास में एक वाटर बॉडी, उसका नाम है साउथ चाइना सी। कायदे से आप कितने समुद्र का एक्सेस कर सकते हो? आपके कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल तक की समुद्र के ऊपर आपका हक होता है। 200 नॉटिकल माइल तक के समुद्र के ऊपर आपका हक होता है। 200 नॉटिकल माइल का मतलब होता है लगभग 370 किलोमीटर। तो आपके कोस्ट से 370 किलोमीटर दूर तक का समुद्र आपका है। आप उसमें मछली पकड़ो, उसके अंदर का तेल निकालो, आपको जो करना है करो, आप पानी पूरा खंदा कर दो, खर्च कर दो, हमें कोई फर्क ना पड़े, लेकिन सिर्फ 200 नॉटिकल माइल तक। चाइना के लोगों ने क्या किया? अपनी वाटर बॉडी की तो सारी मछली खत्म करी ही करी, और जब अपनी वाटर बॉडी की सारी मछली खत्म हो गई तो फिलीपींस की वाटर बॉडी में जाके उनकी मछली खत्म कर दी। उसके अलावा ब्रुनेई की वाटर बॉडी में जाके उनकी मछली खत्म कर दी। मलेशिया की वाटर बॉडी में जाके उनकी मछली खत्म कर दी। कंबोडिया के पास तो वाटर बॉडी है ही नहीं, वियतनाम की वाटर बॉडी में जाके उनकी भी मछली खत्म कर दी। अब हाल ये हो गया है कि चाइना साउथ चाइना सी से निकल के श्रीलंका की वाटर बॉडी में जाके उनकी मछली भी खत्म कर रहा है, क्योंकि दोस्तों चाइना की ग्रीड सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ना केवल वो अपनी मछली को निकाल के खुद खा रहे हैं, उसको पैक कर करके बेचते हैं, और चाइना की इस ग्रीड के कारण यहां की मछलियां, यहां के रिसोर्सेज लगातार खत्म होते जा रहे हैं। मुझे यहां पे गांधी जी का बहुत ही फेमस कोट याद आ रहा है कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड, यानी कि संसार के अंदर हर एक की जरूरत के लिए तो बराबर मात्रा में मौजूद है, लेकिन किसी की लालच के लिए नहीं है, क्योंकि लालच कभी खत्म ही नहीं होता है दोस्तों। कभी भी आप आंसर में इस तरीके के कोट्स वगैरह कोट करके आ जाते हो तो आपके आंसर में 4 चांद लग जाते हैं। सेकंड नंबर पे आ जाता है कि अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द फ्यू हैंड्स। रिसोर्सेज जो धरती के अंदर मौजूद है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसी के पास बहुत ज्यादा है, वो अमीर बने हुए हैं, जिनके पास नहीं है वो गरीब बने हुए हैं। मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल से समझाता हूं। यहां पर आपके सामने एक मैप बना हुआ है, और ये जो मैप है, ये मैप बोर्नियो नाम के एक आइलैंड का है। ये जो आप मैप देख रहे हैं दोस्तों, ये मैप बोर्नियो नाम के आइलैंड का है। बोर्नियो दुनिया का 3rd लार्जेस्ट आइलैंड है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है बोर्नियो। इस बोर्नियो नाम के आइलैंड में 3 अलग अलग कंट्रीज पड़ती हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ब्रुनेई, आपको दिख रहा होगा, ये एक कंट्री है। इसके बाद सेकंड नंबर पे अगर आप चले जाएं तो यहां पर ये सबाहा नाम की और सारावाक नाम की, ये दोनों जगह मिला के एक कंट्री बनती है जिसका नाम है मलेशिया। और अगर आप और नीचे चले जाते हैं दोस्तों, अगर आप और आ जाते हैं तो ये जो इतना इलाका आप देख रहे हैं कालीमंतन वाला, ये तीसरे नंबर की कंट्री बनती है जिसका नाम है इंडोनेशिया। तो बोर्नियो वाले आइलैंड के अंदर 3 अलग अलग देश हैं, एक टापू के ऊपर 3 देश हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये ब्रुनेई वालों की किस्मत इतनी अच्छी थी कि जिस जगह ये ब्रुनेई वाले हैं, उनकी जमीन के नीचे तेल के बहुत सारे भंडार हैं।
इन्होंने इतना सारा तेल निकाला, इतना सारा तेल निकाला कि आज ये दुनिया की सबसे अमीर कंट्रीज में से एक है। ऑन द अदर हैंड बाकी के इस आइलैंड के टुकड़े की बात करें, यानी मलेशिया और इंडोनेशिया की जमीन के नीचे बिल्कुल तेल नहीं है, और वहां पे तेल ना होने के कारण वहां पे बहुत ज्यादा गरीबी है। मैं आपसे कह रहा था दुनिया में अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है, अरे सेम जमीन के टुकड़े के ऊपर अनइवन डिस्ट्रीब्यूट है, किसी के पास है और बाकियों के पास नहीं है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है कि रिसोर्सेज जब हमें पता चल जाते हैं तो ह्यूमंस उन रिसोर्सेज को निकालने के लिए चिलो और गिद्धों की तरह कूद पड़ता है, और जिससे हमारे एनवायरमेंट को, ये जो हम अंधाधुंध रिसोर्सेज निकाल रहे हैं, ये इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन के कारण हमारे एनवायरमेंट को हैवी डैमेज हो रहा है। सबसे पहले बताया गया है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लगातार धरती का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिससे जो ग्लेशियर्स वगैरह है वो मेल्ट होते जा रहे हैं, समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है, कोस्टल एरिया डूबते जा रहे हैं। शास्त्रों में इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा गया है। धरती के एटमॉस्फेयर के आसपास एक लेयर होती है जिसे ओजोन लेयर कहते हैं, ये हमें सन से आ रही अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाते हैं। ये अल्ट्रा वायलेट रेस अगर हमारी स्किन पे पड़ जाए तो स्किन कैंसर तक हो सकता है, और ये ओजोन लेयर हमें बचाती थी। लेकिन हमारी हरकतों के कारण और ये रिसोर्सेज को अंधाधुंध एक्सप्लॉइट करने के कारण, पोल्यूशन के कारण, ये ओजोन लेयर में छेद हो गया है। और लास्ट बताया गया है पॉल्यूशन। रिसोर्सेज निकालने के लिए हम लोग पूरे एनवायरमेंट को तहस नहस करते जा रहे हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, सब तरीके का पॉल्यूशन करते जा रहे हैं। तो भाई रिसोर्सेज होने भर से बहुत सारे चैलेंजेस भी निकल के आते हैं, और ये 3 चैलेंजेस अभी हमने डिस्कवर करे। अब सर इसका कोई तरीका नहीं है क्या? इसका बिल्कुल एक तरीका है, और वो तरीका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में केवल आपको 2 चीजें समझ के चलनी है। जब आप दोस्तों इस तरीके का डेवलपमेंट करते हो कि आपका एनवायरमेंट को नुकसान नहीं होता है और साथ ही साथ आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाता है, तो उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि उस तरीके का डेवलपमेंट, यानी आज का आपका डेवलपमेंट हो जाए और आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाए, उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। मैं आप लोग को एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं, मजा आ जाएगा आप लोग को। मान लेते हैं कि मैं भोपाल में रहता हूं, ठीक है, और भोपाल में मैंने कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनाई वहां सर, और उसी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मैंने मेट्रो बनाई। सवाल ये उठता है कि क्या मेरे भोपाल में डेवलपमेंट हुआ? बिल्कुल सर, मेट्रो चल रही है आपके भोपाल में, बिल्कुल, बट एट व्हाट कॉस्ट? क्या ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट है? आइए इसको देखते हैं। क्योंकि मेट्रो चल रही है इलेक्ट्रिसिटी से, और ये इलेक्ट्रिसिटी बनाई गई है कोयले से, कोल से। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि आज का डेवलपमेंट हो जाए, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाए और एनवायरमेंट को भी नुकसान ना हो। कोयला एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, आज तुम इलेक्ट्रिसिटी से बना लोगे इससे, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं बचेगा। साथ ही साथ कोयले को जला के जब आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो तो उससे पोल्यूशन होता है, एनवायरमेंट को नुकसान होगा। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दोनों डेफिनेशन को वायलेट कर रहा है, तो माना ये डेवलपमेंट है, लेकिन दोस्त ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अगर मान लीजिए मैं सोलार एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाऊं और उस इलेक्ट्रिसिटी से मेट्रो चलाऊं, तो क्या यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट है? बिल्कुल, क्योंकि डेवलपमेंट हुआ आज का, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा, क्योंकि सोलार एनर्जी रिन्यूएबल है, और साथ ही साथ करंट एनवायरमेंट को भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है सर, हम आज से सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। आपकी बात हमें अच्छी लग गई सर, कह रहे कैसे? तो इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहले बताया गया है कि आप सारे के सारे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाइए। मैंने आपको बताया ना, सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इनका इस्तेमाल करिए। और दूसरे नंबर पे बताया गया है वेस्ट मैनेजमेंट करिए। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा 3 R's के बारे में। तो वो कहते हैं इफ यू वांट टू डू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 3 R's पे फोकस करो, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। कम से कम चीजों का इस्तेमाल करो, रिड्यूस करो रिसोर्सेज का इस्तेमाल। अगर रिसोर्सेज निकाल ही लिए तो कोशिश करो उनको रीयूज करो, बार बार रीयूज करो। लेकिन अगर वो बार बार रीयूज नहीं हो सकते तो उनको रिसाइकल करने को भेजो। अगर आप ये 3 R का करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, बढ़िया सी चीज लग रही है, ये पक्का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ये आज आपने बताया, अब दुनिया को पता चला, अब देखना सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। जी नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहीं से भी एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है। आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताता हूं। सबसे पहले 1968 के अंदर एक क्लब ऑफ रोम नाम का क्लब बनाया गया था। दोस्तों दुनिया के कुछ इंटेलिजेंट लोग, एनलाइटेंड लोग इकट्ठा हो गए
और इन्होंने कहा कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, धरती को नुकसान हो रहा है, चलो धरती को मिलकर कुछ करते हैं। और इन लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था क्लब ऑफ रोम। और सबसे पहले ये वो ग्रुप था जिसने रिसोर्स कंजर्वेशन की बात करी थी कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, आइए रिसोर्स को कंजर्व करके चले ताकि हम कल इस्तेमाल कर सकें, हमारी फ्यूचर जनरेशन उसका इस्तेमाल कर सके। तो दुनिया में सबसे पहले 1968 में क्लब ऑफ रोम ने रिसोर्स कंजर्वेशन की बात करी थी। उसके बाद 1974 में शूमाकर आए थे जिन्होंने किताब लिखी थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल। यहां से एमसीक्यू बन जाता है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल के ऑथर कौन है? शूमाकर। इन्होंने सबसे पहले कहा था कि हां रिसोर्स कंजर्वेशन करना चाहिए और हमें गांधीयन फिलॉसफी को फॉलो करना चाहिए। तो भाई शूमाकर की किताब स्मॉल इज ब्यूटीफुल में भी रिसोर्स कंजर्वेशन की बात करी गई और गांधीयन फिलॉसफी को पे चलने की बात करी गई। अब गांधीयन फिलॉसफी कहां से आ गई सर? तो आइए गांधीयन फिलॉसफी समझते हैं। गांधी जी कहते थे द ग्रीडी एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज द रूट कॉज ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन एट ग्लोबल लेवल। गांधी जी कहते थे कि जो ये रिसोर्स लगातार खराब होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, गंदे होते जा रहे हैं, इसके केवल दो रीजन है। पहला, गांधी जी कहते थे कि इसका रीजन है कि हमारे में से कुछ लोग का ग्रीडी नेचर हो गया है, जैसे मैंने अभी आपको चाइना का केस बताया। इसके कारण हम लगातार रिसोर्स डिप्लीट करते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। और दूसरा, गांधी जी कहते थे टेक्नोलॉजी के कारण। आज टेक्नोलॉजी की मदद से हम बटन दबाते हैं और खूब सारा धरती के अंदर से पानी निकल के आ जाता है। हमें जितना पानी नहीं भी चाहिए हम उतना भी पानी बाहर निकाल देते हैं। तो हमारा रिसोर्स डिप्लीट हो रहा है। अंडरग्राउंड वाटर एक रिसोर्स है जो डिप्लीट हो रहा है। गांधी जी कहते थे, गांधी जी का एक बहुत फेमस बात है कि ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, इंस्टेड ही वॉन्ट्स प्रोडक्शन बाय मासेस। गांधी जी कहते थे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में जो ये मशीनें होती हैं ये मानव मास प्रोडक्शन कर लेती हैं, लेकिन इनके मास प्रोडक्शन करने के कारण ये फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में जब ये मशीन लग जाती है तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, उनको नौकरी छोड़नी पड़ती है इन मशीनों के कारण। तो मास प्रोडक्शन की जगह मासेस के साथ प्रोडक्शन करिए, लोगों को लेकर आइए और उनसे प्रोडक्शन करवाइए। और शूमाकर की किताब स्मॉल इज ब्यूटीफुल के अंदर इन्हीं पॉइंट्स को सपोर्ट किया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों ब्रुंटलैंड कमीशन आया था 1987 के अंदर। देखो ये रिवर्स में जा रहा है, 1987। तो ब्रुंटलैंड कमीशन, पहली बात इसका नाम ब्रुंटलैंड कमीशन क्यों है? दरअसल इस टाइम पे नॉर्वे नाम का देश है, उनके प्राइम मिनिस्टर जो थे उनका नाम था ब्रंटलैंड, और उन्होंने ये कमीशन बनाया था, इसलिए इसका नाम है ब्रंटलैंड कमीशन। और ब्रंटलैंड कमीशन ने यह कहा कि भाई साहब बिल्कुल हमें रिसोर्स कंजर्वेशन करना चाहिए। ठीक बात। द रिपोर्ट इंट्रोड्यूस बाय, इन्होंने एक रिपोर्ट भी बनाई थी। ये जो कमीशन आया था ये सब इकट्ठा हुए, इन लोगों ने जांच पड़ताल करी और इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट का नाम था आर कॉमन फ्यूचर। और इस रिपोर्ट में सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी गई। दोस्तों इससे पहले चाहे क्लब ऑफ रोम हो, चाहे शूमाकर की किताब स्मॉल इज ब्यूटीफुल हो, ये रिसोर्स कंजर्वेशन की बात करते थे कि रिसोर्स को बचा के चलो, रिसोर्स को बचा के चलो, रिसोर्स को बचा के चलो। लेकिन ब्रंटलैंड कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था आर कॉमन फ्यूचर, ये पहली बात कह रहा था कि ना ना ना, कंजर्व तो करना ही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो। तो दुनिया के सामने सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आर कॉमन फ्यूचर के अंदर आई थी। सर ठीक है, इतने सारी रिपोर्ट्स आ गई, इतने सारे ग्रुप्स बन गए, सब कुछ हो रहा है, दुनिया के लोग क्या कर रहे थे, उस टाइम के लीडर्स क्या कर रहे थे? उन लोगों ने भी कुछ इनिशिएटिव लिए। दरअसल 1992 के अंदर एक अर्थ समिट रखी गई थी ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में। इस अर्थ समिट के अंदर दुनिया के 100 लीडर्स बुलाए गए, किसी का प्राइम मिनिस्टर, किसी का प्रेसिडेंट, किसी का किंग, किसी का चांसलर, 100 लोगों को बुलाया गया और सबको बिठा के बुलाया गया और इनसे कहा गया कि देखो सबसे पहली बात, ये पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट है और हमने ये अर्थ समिट इसलिए बुलाई है क्योंकि दो रीजन है। एक, हमारे एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान होता जा रहा है, लगातार पॉल्यूशन होता जा रहा है, रिसोर्स खत्म होते जा रहे हैं, ओजोन लेयर में छेद हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग अलग हो रही है। साथ ही साथ हमारे पूरी धरती के अंदर सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ गई हैं, यानी कि आज भी ऐसे कुछ देश है जहां पे बहुत गरीबी है, लोगों के पास खाना तक नहीं है, ये भूख से मरते जा रहे हैं। ये सारी चीजें इन लोगों ने रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के अंदर निकाली दोस्तों। और रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के अंदर ये दो आउटकम लेकर निकले।
पहला आउटकम था इनका ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल। ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल में इन लोगों ने सारे के सारी कंट्री के हेड्स ने मिलकर डिसाइड किया कि अब हमारे जितने भी फॉरेस्ट हैं उनका हम प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे, कंजर्वेशन करेंगे और उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। तुम बोलोगे वेरी गुड सर, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन इन्होंने यहां पे एक एस्टेरिस्क लगा दी, यानी कि इन्होंने यहां पे एक टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी कि ये नॉन लीगली बाइंडिंग है। कि वैसे तो अपन लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग फॉरेस्ट को मैनेज करेंगे, कंजर्व करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, बट नॉन लीगली बाइंडिंग करना है तो करो, नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। अब आपको भी पता है और मुझको भी पता है कि अगर इस तरीके का कोई एग्रीमेंट होगा तो कोई करेगा ही नहीं। दूसरी बात ये लोग लेकर आए एजेंडा 21। एजेंडा 21 के अंदर इन्होंने कहा कि भाई सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि अब हम लोग एनवायरमेंटल डैमेज के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ और बीमारियों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम एक लिस्ट बनाएंगे 21 चीजों की, जिन जिन चीजों के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है। अब सवाल ये उठता है कि किस चीज की लिस्ट बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने लिस्ट में लिख दिया कि पोलियो के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, तो भाई पोलियो एक डिसीज है, एजेंडा 21 में 21 एजेंडा में से एक एजेंडा ये हो गया कि पोलियो से लड़ना है। लेकिन क्या आपको पता है पोलियो पूरी दुनिया से निकल चुका है एक्सेप्ट 2 कंट्री, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो केवल इन 2 कंट्रीज के चक्कर में दुनिया की 194 बाकी जो कंट्रीज हैं उनकी लिस्ट में क्यों तुमने पोलियो डाल दिया? उनके जो प्रॉब्लम है वो समझो ना। तो इसीलिए एजेंडा 21 में ये बात बोली गई कि जो भी लिस्ट होगी वो लोकल गवर्नमेंट खुद बनाएंगे अपनी लिस्ट। यानी पाकिस्तान वाले डिसाइड करें कि उनकी क्या 21 प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान वाले डिसाइड करें उनकी क्या 21 प्रॉब्लम है, और हम डिसाइड करेंगे हमारा क्या 21 प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से 1992 में रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के अंदर से 2 आउटकम निकल के आए, एक था ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल और एक निकल के आया एजेंडा 21। अब आप लोगों को एग्जाम में इस तरीके के क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, जो भी मैंने 4-5 चीजें बताई ना इनसे रिलेटेड। तो मैं आप लोगों को एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूं कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया कि क्लब ऑफ रोम आया था, और क्लब ऑफ रोम आया था 1968 के अंदर। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से शूमाकर की किताब आई थी, शूमाकर की किताब आई थी जिसका नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। और यह किताब आई थी 1974 के अंदर, इसके 6 साल बाद। उसके बाद मैंने आपको बताया ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई थी, इन्होंने आर कॉमन फ्यूचर नाम की एक रिपोर्ट निकाली थी, और ये आई थी 1987, उल्टी गिनती करनी है। और लास्ट है आपका अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में, और अर्थ समिट में कहा गया था 1992 में हुए अर्थ समिट में से ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल और एजेंडा 21 निकला था। आइए ये क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले उसने कहा है अर्थ समिट। अर्थ समिट हुई थी 1992 में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। फिर पब्लिकेशन ऑफ स्मॉल इज ब्यूटीफुल 1974। ठीक है, तो भैया जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप इसको क्रोनोलॉजिकल के हिसाब से जमाएंगे तो सबसे पहले आएगा आपका सी, उसके बाद आएगा आपका बी, और सबसे लास्ट में आएगा आपका ए। तो ये इसकी क्रोनोलॉजी बनेगी दोस्तों। ये क्वेश्चन ना जाने सीबीएसई वाले कितनी बार पूछ चुके हैं, और इस बार भी इसके आने की प्रबल संभावना है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और आपको एग्जाम में आ जाता है कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। व्हाई शुड वी कंजर्व रिसोर्सेज ब्रो? तो इसका पहला रीजन है कि रिसोर्स कंजर्व करना चाहिए बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अगर आपने रिसोर्स कंजर्व नहीं करे तो फ्यूचर जनरेशन छोड़ो, तुम्हारे आज के लिए नहीं बचेगा। दूसरी बात बताई गई है प्रिवेंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। रिसोर्स कंजर्वेशन करोगे तो एनवायरमेंट को प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, एनवायरमेंटल बचा रहेगा हमारा, पॉल्यूशन नहीं होगा, इन सब चीजों से बच जाओगे। और साथ ही साथ रिसोर्स कंजर्वेशन करने से सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। कि माना रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ दो ना, खुद भी डेवलपमेंट करो, लेकिन इस तरीके का डेवलपमेंट करो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छूट जाए और एनवायरमेंट को नुकसान भी ना पहुंचे। इन शॉर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, इसीलिए रिसोर्स कंजर्वेशन करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, अब अगली बात आ जाती है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में किस तरीके से रिसोर्स प्लानिंग की जाती है? भाई अगर पता चल जाता है कि फलाना इलाके में कोई रिसोर्स है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कुल्हाड़ी लेके पहुंच जाओगे और खोदना शुरू कर दोगे, नहीं। तो कैसे डिसाइड किया जाएगा कि इस इलाके में ये रिसोर्सेज को निकालना है, इतना निकालना है?
इसके लिए ये सारी चीजें फॉलो की जाती हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, एक जियोलॉजिस्ट हायर किया जाता है। जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो धरती के इंटीरियर की पढ़ाई करते हैं। उनको धरती के अंदर सब कुछ सब पता होता है, कोर मेंटल क्रस्ट में क्या है, कौन सा पत्थर कैसा होता है, कौन सा रिसोर्सेज कहां होता है, सब कुछ पता होता है इनको। तो एक जियोलॉजिस्ट हायर किया जाता है और उसको एक पर्टिकुलर एरिया भेजा जाता है कि ये पर्टिकुलर एरिया आपको यहां जाना है और जाके पता करिए कि वहां पे रिसोर्सेज है कि नहीं। तो वो सबसे पहला काम करता है, वहां जाके सर्वे करता है। वो वहां जाके सर्वे करेगा, अलग अलग जगह से सैंपल उठाएगा, चेक करेगा कि मुझे बोला गया है यहां गोल्ड है, तो पहले चेक तो कर लू गोल्ड है भी कि नहीं। पता चला किसी ने कह दिया वहां गोल्ड है और तुम बहुत सारी मशीनें वशीनें लेके पहुंच गए, तुमने 2-3 साल खुदाई करी और निकला कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले सर्वे कर लो, सैंपल ले लो। उसके बाद मैपिंग करी जाती है। वो पूरा सर्वे कर लेता है, फिर वो मैप बनाता है कि मैंने जो सैंपल लिया उससे पता चला है उधर है, इधर है, इधर है, तो हमें बस इतने इलाके में खुदाई करनी है, यानी कि पूरा ही खोद के बाहर कर दो। तीसरी बात क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, यानी जो रिसोर्स है उसकी क्वालिटी कैसी है, जो रिसोर्स है वो कितनी क्वांटिटी के मौजूद हैं, ये चेक किया जाता है। तो यहां पे बताया जाता है क्वालिटेटिव की बात करें तो जैसे अगर हम कोल की बात करें तो दुनिया में दोस्तों 4 तरीके का कोल पाया जाता है। सबसे पहला आता है एंथ्रासाइड, फिर आता है ब्यूटुमिनस, फिर आता है सब ब्यूटुमिनस और फिर आता है पीट। 4 तरीके का कोल होता है। अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोल होता है वो एंथ्रासाइड होता है। सेकेंड और सबसे घटिया क्वालिटी का जो कोल होता है वो पीट होता है। तो एंथ्रासाइड सबसे अच्छा, ब्यूटुमिनस सेकंड नंबर पे, सब ब्यूटुमिनस सेकंड थर्ड नंबर पे और पीट सबसे खराब क्वालिटी का। क्या आपको पता है भारत देश के अंदर खूब सारा कोल है, अगर आप झारखंड साइड चले जाओ, लेकिन हमारे देश के अंदर दोस्तों बिटुमिनस और सब बिटुमिनस क्वालिटी का कोल पाया जाता है, जिसके कारण कोल होने के बावजूद हमें ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम से कोयला मंगाना पड़ रहा है। तो ये कैसे पता चला, ये जियोलॉजिस्ट बताते थे कि किस क्वालिटी का रिसोर्स है वहां पे सैंपल लेने के बाद, और उसके बाद वो ये भी बताते कि कितनी क्वांटिटी का है। कहीं ऐसा तो नहीं तुमने भैया 100 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए वहां पे और निकला उसके अंदर से 10 लाख का रिसोर्स, तो किस मतलब का रिसोर्स। तो पहला स्टेप होता है ये सब करो। जब ये सब हो जाता है फिर सेकंड स्टेज पे जाते हैं, टेक्नोलॉजी हायर करो। आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उस धरती के अंदर से, उस पर्टिकुलर इलाके से रिसोर्सेस को निकालने की। इसके बाद इंस्टीट्यूट्स बनाओ। मैंने आपको शुरुआत में बताया था ऐसे इंस्टीट्यूट जहां पे लोगों को रिसोर्स क्या होते हैं, कैसे यूज करना है, कैसे निकालना है, उसकी ट्रेनिंग दी जाए, उनको स्किल्स दिए जाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि जो भी रिसोर्सेज हैं उसको आप अपने देश के नेशनल डेवलपमेंट के साथ मैच करिए। मतलब कि अगर मुझे पता चल जाता है कि भाई झारखंड में कोयला है, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं कोयला है तो मैं निकाल लूं सारा के सारा कोयला और छाती पे लेके बैठ जाऊं। ना 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 ना, आप ये देखिए कि आपके देश की रिक्वायरमेंट कितनी है। पता चला आपके देश की रिक्वायरमेंट है 100 केजी कोयले की, उसमें से थोड़ा एमपी के कोयले से हो गया, थोड़ा वहां के कोयले से हो गया, थोड़ा वहां के कोयले से हो गया, तो जो बच गया है आपकी नेशनल रिक्वायरमेंट का वो आप यहां से निकाल लीजिए। तो आपने जो निकालना है वो आप उसकी रिक्वायरमेंट को नेशनल डेवलपमेंट के रिक्वायरमेंट से मैच करिए। ये बात यहां पे बताई गई है। अब यहां पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया प्लानिंग करता है 5-5 साल की। सबसे पहले इंडिया ने 5-5 साल की जो प्लानिंग करना शुरू किया था वो 1951 से 56 के टाइम पे किया था। पहला 5 ईयर प्लान आया था हमारा 51 से 56 में। ये यूपीएससी में कई बार पूछ रहे थे क्वेश्चन कि पहला 5 ईयर प्लान भारत में कब आया था, 51 से 56। सवाल ये उठता है कि 5 साल की प्लानिंग क्यों होती है। अरे मुन्ना मैं बताता हूं, देश में जो भी प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट होकर आता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है वो 5 साल के लिए आती है। तो वो 5 साल की प्लानिंग करती है कि इन 5 साल के अंदर हम ये रोड बनाएंगे, हम ये मेट्रो बनाएंगे, हम यहां ब्रिज बनाएंगे, हम यहां हॉस्पिटल खोलेंगे। अब अगर तुम 10 साल की प्लानिंग कर लो, 5 साल बाद तुम चुनाव आ जाओ, दूसरे लोग आ जाए, तो वो तुम्हारी प्लानिंग मानेंगे क्या? नहीं। तो इसलिए 5-5 साल की प्लानिंग की जाती है। देश का जो पहला 5 ईयर प्लान आया था उसमें 3 चीजों के ऊपर वो किया गया था। पहली चीज थी पॉवर्टी, कि हम गरीबी को हटाएंगे। दूसरी चीज थी फूड शॉर्टेज, कि देश के अंदर जो भूखमरी है, जो खाने की कमी है, उसको हटाएंगे। और तीसरी चीज थी कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, आईआईटी, आईआईएम जैसी चीजें बनाएंगे। सोचिए उस टाइम के हमारे पॉलिटिशियन कितने विजनरी रहे होंगे कि उन्होंने जहां भूखमरी को जितनी इंपॉर्टेंस रखी उतनी इंपॉर्टेंस आईआईटीज और आईआईएम्स को दी। अगर वो कहते ना ना आईआईटी आईआईएम बाद में देखेंगे, पहले भूखमरी को हटा देते हैं, गरीबी हटा देते हैं,
तो फिर तो कभी खुल ही नहीं पाता इस देश के अंदर आईआईटी आईआईएम्स। आज उन्हीं आईआईटीज आईआईएम्स जिनकी नींव इस समय रखी गई थी, उसके कारण देश दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उसके सीईओज, उसके फाउंडर्स इंडियन ओरिजिन के हैं। क्लियर हो गया? तो पहला 5 ईयर प्लान 51 से 56 के अंदर आया था। लेकिन दोस्तों मैंने आप लोगों को हमेशा एक बात बताई कि रिसोर्सेज की सबसे पहली डेवलपमेंट, सबसे पहली चीज यह है, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी देश का डेवलपमेंट हो तो उस देश के डेवलपमेंट में रिसोर्सेज का बहुत बड़ा रोल होता है। सिंपल सी बात है। आज अगर आप यूएई चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, आप देखते हो, माय गॉड इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ओ माय गॉड इतनी सारी चीजें, ये दुबई में कैसे हो पाया? क्योंकि दुबई के लोगों के पास रिसोर्सेस थे। उन्होंने उस रिसोर्सेस को ना केवल निकाला, उसको बेचा, उससे पैसा बनाया, जो पैसा आया उससे डेवलपमेंट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल ये सब बनाया। अब अगर आपकी धरती के अंदर रिसोर्स ही नहीं होंगे तो हैती की तरह, तो पैसा कहां से लाओगे? और जब पैसा ही नहीं होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, डेवलपमेंट कैसे करोगे? तो यहां पे यही बात बताई गई कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपके पास अगर रिसोर्स हैं तो ही डेवलपमेंट होगा। और दूसरी चीज ये बताइए कि रिसोर्स होने भर से कुछ नहीं होगा, आपके पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। यह बात हम तब से करते हुए आ रहे हैं। लेकिन हिस्टोरिकली यह देखा गया है कि जिन देशों के पास रिसोर्सेस थे लेकिन उनके पास उस रिसोर्सेस को निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो जो बड़े देश थे, पावरफुल देश थे, एडवांस देश थे, उन्होंने उन छोटे देश, गरीब देश, लेस पावरफुल देशों के ऊपर कब्जा कर लिया। और ना केवल कब्जा कर लिया, उनके सारे रिसोर्सेज लूटे। ये हमने देखा भारत में हुआ, ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ किया। क्या आपको पता है ब्रिटिशर्स भारत से कितना लूट के ले गए थे? ब्रिटिशर्स भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर्स लूट के ले गए थे। कैन यू इमेजिन? 45 ट्रिलियन डॉलर्स कितना होता है ये समझाने के लिए मैं आपको बता दूं कि इस समय भारत की टोटल जीडीपी 3.4 ट्रिलियन है। हम दुनिया की 4th लार्जेस्ट जीडीपी हैं आफ्टर यूएसए, चाइना एंड जर्मनी। हम दुनिया की चौथी लार्जेस्ट जीडीपी बन चुके हैं विद 3.7 ट्रिलियन। ब्रिटिशर्स हमारे वहां से 45 ट्रिलियन डॉलर ले गए थे। सोचिए अगर वो हमारे पास होते तो हमारे आसपास ऊपर नीचे कोई लगता ना। दुनिया की टोटल जीडीपी 105 ट्रिलियन डॉलर है। कैन यू इमेजिन? आज की तारीख में दुनिया की, पूरी दुनिया की जीडीपी 105 है और ब्रिटिशर्स केवल भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर्स लूट ले गए थे। आज अगर वो 45 ट्रिलियन डॉलर्स ये गोरे हमें वापस कर देना तो मेरे दोस्तों मैं 1-1 करोड़ के 30 करोड़ घर बना के फेंक दूंगा। सोचो तुम, इतना होता है 45। अब अगले टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं। अगला टॉपिक है लैंड रिसोर्सेस। हमारे भारत की बात करें तो हमारे भारत पे जमीन 3 तरीके की पाई जाती है। सबसे पहला आ जाता है प्लेन यानी कि मैदानी इलाका। अगर हम प्लेन यानी मैदानी इलाके की बात करें तो भारत देश की जो टोटल जमीन है उसका 43% जमीन जो है वो प्लेन है यानी मैदानी इलाका है। और प्लेन और मैदानी इलाका होता है वो बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि अगर प्लेन इलाका है तो उस पर घर बनाना, उस पर एग्रीकल्चर करना, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन करना यानी कोई चीज लेकर आना, किसी चीज को लेकर जाना, सब कुछ आसान हो जाता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन प्लेन्स में पाई जाती है। वहीं अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें तो हमारे देश के अंदर 30% इलाका माउंटेन है। दोस्तों माउंटेन की भी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। अगर हम माउंटेन की बात करें तो माउंटेन से कई सारी नदियां निकलती हैं, तो माउंटेन हमें पानी देता है। साथ ही साथ माउंटेन जो है वो टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, तो टूरिज्म भी माउंटेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो देश का 27% इलाका प्लेट्यू है। सर माउंटेन और प्लेट्यू में क्या डिफरेंस होता है? दोस्त अगर कोई चीज ऊपर से पॉइंटेड होती है तो उसे माउंटेन कहते हैं, लेकिन अगर तू उसकी पॉइंट ऊपर से हटा देगा, ऊपर से जाके इसको फ्लैट कर देगा तो उसे प्लेट्यू कहा जाता है। और हमारे देश का 27% इलाका प्लेट्यू है। प्लेट्यू की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। अगर हम प्लेट्यू की बात करें तो प्लेट्यू से कई सारे मिनरल्स निकलते हैं, कई सारे फॉसिल फ्यूल्स निकलते हैं। तो भारत देश के अंदर जो भी लैंडफॉर्म है, चाहे वो दोस्तों प्लेन हो, चाहे वो माउंटेन हो, चाहे वो प्लेट्यू हो, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। सवाल ये उठता है कि हम इन चीजों को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली बात बताई गई है कि ज्यादातर जो हमारे पास जमीन है वो फॉरेस्ट के रूप में, जंगल के रूप में। अब आगे जाके मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस, उसमें बताऊंगा कि फॉरेस्ट भी जो हमारे हैं उनको हमने अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है। लेकिन अभी के लिए बता दें कि धरती, जितनी भी धरती जमीन मिली हुई है भारत देश के पास,
उसमें बहुत सारी जमीन जंगल के रूप में होती है। सेकेंड नंबर पे आ जाता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी वो जमीन का टुकड़ा जिसपे तुम खेती ना करे है। क्यों सर, क्यों नहीं कर रहे हो खेती? अरे मुन्ना, सारी जमीन पे थोड़ी खेती करे हैं भाई, कुछ जमीन ऐसी होती है जिसपे रोड बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, सब पे थोड़ी खेती करेंगे। तो सबसे पहली बात है ये लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन में पहली जमीन आ जाती है बैरन लैंड, वेस्ट लैंड, बंजर जमीन। इस जमीन पे खेती इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस जमीन की फर्टिलिटी जीरो हो रखी है, इस पे कुछ उगाया जा ही नहीं सकता, इसलिए इस पे खेती नहीं हो रही है। और दूसरा, इस जमीन, कुछ जमीन ऐसी होती है इसलिए खेती नहीं करी जाती क्योंकि उसको हमने नॉन एग्रीकल्चर यूज यानी कि बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज के लिए छोड़ रखा है। ठीक है सर। उसके बाद आ जाता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। ये तो वो जमीन है जिसके ऊपर आप खेती नहीं कर रहे हो, दो रीजन से, एक या तो वो बंजर है और दूसरा कि या तो आप उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो। इसके अलावा भी हमने कुछ जमीन छोड़ के रखी हुई है। पहले नंबर पे आती है परमानेंट पैस्चर लैंड, ग्रेजिंग लैंड, यानी कि वो जमीन का टुकड़ा जिसको तुमने कैटल्स के लिए, मवेशियों के लिए खाली छोड़ रखा है, उन्हें कहा जाता है परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। सर आप तो बहुत बढ़िया हो, खुद को खाने को मिल नहीं रहा है, भेड़ बकरी कैटल के लिए खाने के लिए छोड़ रहे हो, दिल तो बड़ा है जी सर आपका। अरे मुन्ना, अगर ये भेड़ बकरी कैटल नहीं खाएगी तो पूरी की पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। ये नहीं खाएंगे तो ये मर जाएंगे, तो इनको खाने वाले वो मर जाएंगे, तो उनको खाने वाले वो मर जाएंगे, पूरी फूड चेन मर जाएगी। और जब ये फूड चेन मर जाएगी तो फूड वेब खत्म होगा, और जब फूड वेब खत्म होगा तो अल्टीमेटली तुम और मैं खत्म हो जाएंगे। तो हमारी फूड रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी है कि ये भी जिंदा रहें, तो हमने इनके चरने के लिए भी कुछ जमीन छोड़ रखी है। सेकंड नंबर पे आ जाता है मिसलेनियस ट्री क्रॉप। सर ये क्या होता है? अरे यार सिंपल सी बात है, हम सबकी कॉलोनी में एक ना एक ऐसा प्लॉट होता है जिसपे कोई नहीं रहता है, वो खाली पड़ा हुआ है। अब अगर वो प्लॉट खाली पड़ा रहता है तो उसमें कुछ दिनों में जंगली झाड़ियां उग जाती हैं। तो तुम्हारे घर कोई गेस्ट आता तो हम उसको ये दिखाने तो नहीं ले आते, ये देख हमारा पर्सनल गार्डन है, ये देख हमारा पर्सनल जंगल है, नहीं ना, क्योंकि वो झाड़ियां हैं, वो जंगली झाड़ियां, वो अपने आप उग गई हैं, उनको कहा जाता है मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। तो बहुत सारी जमीन ऐसी भी है भारत में जहां मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स उगी हुई है, जंगली झाड़ियां। तीसरे नंबर पे आ जाता है कल्चरेबल वेस्टलैंड, यानी कि वो जमीन का टुकड़ा जिसको तुमने 5 साल से ज्यादा वक्त के लिए खाली छोड़ दिया है, उसे कल्चरेबल वेस्टलैंड कहते हैं। सर काहे खाली छोड़ दिया 5 साल से ज्यादा? कई रीजन हो सकते हैं। हो सकता है मैंने वो जमीन खरीदी है इन्वेस्टमेंट के लिए, ना मैं उसमें खेती कर रहा हूं ना मैंने घर बनाया, खरीद के छोड़ दी, पैसा बहुत है दोस्त। अब 5 साल से ज्यादा अगर उस पर कोई काम नहीं हो रहा तो वो कल्चरेबल वेस्टलैंड कहलाएगी। हो सकता है कि मैंने जमीन खरीदी लेकिन मेरा और मेरे भाई का लड़ाई हो गया, केस चला गया कोर्ट में और 5 साल से ज्यादा हो गया है, अब वो कल्चरेबल केस लैंड है क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, स्टे लगा हुआ है। हो सकता है हमारी जमीन थी और हम जमीन खरीद के हम विदेश चले गए, 5 साल से ज्यादा खाली छूट गई, कल्चरेबल वेस्टलैंड। तो वो जमीन का टुकड़ा जिसको 5 साल या उससे ज्यादा समय के लिए खाली छोड़ देते हो उसे कल्चरेबल वेस्टलैंड कहते हैं। फिर आती है आपकी फैलो लैंड। सर फैलो क्या होता है? फैलो लैंड दो तरीके की होती है, एक होता है करंट फैलो, यानी वो जमीन का टुकड़ा जिसको तुमने 1 साल या उससे कम समय के लिए खाली छोड़ा है उसे फैलो कहते हैं। और दूसरा होता है अदर देन करंट फैलो, यानी वो जमीन का टुकड़ा जिसको 1 साल से ज्यादा 5 साल से कम वक्त के लिए खाली छोड़ रखा है उसे अदर देन करंट फैलो कहते हैं। सर टू मच हो गया, 5 साल से ज्यादा, 5 साल से कम, 1 से ज्यादा, 1 से 5, बहुत सारा हो गया सर। एक ट्रिक हो जाए, ये लो मुन्ना, इसको याद रखने की ट्रिक है CFOC, 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 CFOC। इसमें CF से आता है सबसे पहले करंट फैलो, यानी कि वो जमीन का टुकड़ा जिसको तुमने, जैसे करंट फैलो की बात करें तो वो जमीन का टुकड़ा जिसको तुमने 1 साल या उससे भी कम वक्त के लिए खाली छोड़ रखा है उसे करंट फैलो कहते हैं। फिर वो जमीन का टुकड़ा जिसको तुमने 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम वक्त के लिए खाली छोड़ रखा है उसे अदर देन करंट फैलो कहते हैं। और वो जमीन का टुकड़ा जिसको तुमने 5 साल से ज्यादा के लिए खाली छोड़ रखा है उसे कल्चरेबल वेस्टलैंड कहते हैं। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या बताई मैंने आपको? CFOC, CFOC, CFOC। CF का मतलब है करंट फैलो, O का मतलब है अदर देन करंट फैलो और C का मतलब है कल्चरेबल वेस्टलैंड। यहां से आपको MCQ आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इसको रट के जाइएगा दोस्तों। अब ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। एक टॉपिक ऐसा है जो हमारे स्कूल के टीचर सिखा ही नहीं पाए। मैंने कही के, बोले सर नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बहुत डिफिकल्ट है, मजा ही नहीं आ रहा इसको सीखने में। मैं आपको सिखाऊंगा। इसको याद रखने के लिए मैं आपको सबसे पहले 2 चीजों के बीच में डिफरेंस सिखाना चाहता हूं, जरा गौर फरमाइएगा।
एक चीज इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं वो है एकड़, और दूसरी चीज जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं वो है हेक्टेयर। चाहे आप एकड़ बोलो चाहे आप हेक्टेयर बोलो, ये दोनों की दोनों एरिया को, जमीन को नापने की यूनिट होती है। इन दोनों में से बड़ा वर्ड कौन सा है सर? हेक्टेयर। तो हेक्टेयर बड़ी यूनिट है, एकड़ छोटी यूनिट है, बात खत्म। सर कितनी बड़ी? अगर आप एकड़ की बात करें तो जो एकड़ होता है वो लगभग लगभग एक फुटबॉल फील्ड के बराबर होता है। एक फुटबॉल फील्ड के बराबर एक एकड़ होता है। लेकिन किंतु परंतु अगर आप हेक्टेयर की बात करो तो हेक्टेयर लगभग लगभग 2.5 फुटबॉल फील्ड के बराबर होता है। 2.5 फुटबॉल फील्ड के बराबर होता है एक हेक्टेयर। तो मैंने आपको एकड़ और हेक्टेयर के बीच में डिफरेंस बता दिया, ठीक बात। अब मान लेते हैं कि तुम्हारे सर का, मान लीजिए, आज मानने में जा ही क्या रहा है, मान लेते हैं 100 हेक्टेयर की जमीन है तुम्हारे सर के पास। सर शक्ल से गरीबी रेखा के राशन कार्ड लगते हो, 100 हेक्टेयर की जमीन कहां से है आपके? फिर तुम पर्सनल हुए। मान लेते हैं मेरे पास 100 हेक्टेयर की जमीन है, मानने में क्या जा रहा है? तो मानने को भी तैयार नहीं हो, सपने भी ना देखूं अब मैं। मान लेते हैं मेरे पास 100 हेक्टेयर की जमीन है, ठीक है सर। इन 100 हेक्टेयर की जमीन में से मैंने इन 100 हेक्टेयर की जमीन में से मान लेते हैं कि अपना घर बनाया, मैंने अपना घर बनाया, अपनी हवेली। घर तो गरीब बनाते हैं, अपन तो हवेली बनाएंगे लाडले। तो 100 हेक्टेयर की जमीन में से मान लेते हैं कि मैंने 50 हेक्टेयर की जमीन के ऊपर अपना हवेली तान दी। बहुत शानदार, बहुत शानदार सर। इसके बाद मैंने 10 हेक्टेयर की जमीन खाली छोड़ दी रोड बनाने के लिए। भाई साहब रोड की भी पूरी जरूरत है। कल को जी वैगन, रोल्स रॉयस ये सब आएगी तो कैसे आएगी? रोड भी तो चाहिए ना हवेली के अंदर। तो मैंने 10 हेक्टेयर की जमीन के ऊपर रोड बना दी। सही जा रहा हूं सर? सही जा रहा हूं। अब आप बताइए, 50 हेक्टेयर पे हवेली तान दिए, 10 हेक्टेयर पे रोड बना दिए, टोटल हो गया 60 हेक्टेयर। बची कितनी? 100 थी कितनी अपने पास? 100 हेक्टेयर। तो जो बची हुई जमीन है जिसके ऊपर तुम खेती करने वाले हो, ये वो जमीन जो है जिसके ऊपर तुम खेती करने वाले हो। तो जो बची हुई जमीन है, इन दोनों को माइनस करोगे जब इससे, तो 40 हेक्टेयर जो जमीन बची जिसके ऊपर तुम खेती कर सकते हो। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम उस पर 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, ना करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो जमीन का टुकड़ा जिसके ऊपर तुम खेती कर सकते हो उसे कहा जाता है नेट सोन एरिया। तो मेरे पास इस समय 40 हेक्टेयर की नेट सोन एरिया है। मजा सा आ गया सर, बहुत ही तगड़े आदमी हो आप। अब मेरे दिमाग समझिएगा, जो ये मेरे पास 40 हेक्टेयर की जमीन थी, सबसे पहले इस 40 हेक्टेयर की जमीन के ऊपर मैंने कोई राबी क्रॉप उगा ली। मान लेते मैंने इस पे गेहूं उगा लिया 40 हेक्टेयर पे। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। फिर इसी 40 हेक्टेयर के ऊपर मैंने कोई खारिफ क्रॉप उगा ली। मान लेते मैंने इसी 40 हेक्टेयर के ऊपर अब चावल उगा दिया। बहुत शानदार सर, पैसों की बरसात होगी। और इन राबी और खारिफ क्रॉप के बीच में जो टाइम था उसमें मैंने उसी 40 हेक्टेयर के ऊपर मैंने जैद क्रॉप उगा ली, यानी कि मान लेते हैं मैंने वाटरमेलन उगा लिया। तो मैंने अपनी 40 हेक्टेयर की जमीन को साल में 3 बार इस्तेमाल कर लिया, 40 40 40 करके। तो ये जो 120 हेक्टेयर निकल के आएगा टोटल, इसको कहा जाता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। खत्म बात। यानी कि वो जमीन का टुकड़ा जिसके ऊपर तुम एक बार कम से कम खेती कर सके, जो तुम्हारे पास खेती करने के लिए अवेलेबल है, दैट इज नेट सोन एरिया। अब तुम उस नेट सोन एरिया को कितनी बार इस्तेमाल करते हो, दैट इज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अगर मान लीजिए मैंने 2 बार करा होता तो मेरा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया 80 हेक्टेयर आता। मैंने 3 बार किया इस एग्जांपल में तो 120 हेक्टेयर आया है। और मान लीजिए मैं आलसी ठहरा, मैंने जमीन पे एक ही बार खेती करी है, तो मेरा नेट सोन एरिया और मेरा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया दोनों इक्वल आएगा। बोलो तारा। समझ में आया? तो ये है दोस्तों डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया एंड नेट सोन एरिया। ठीक बात। अब धरती पर जो भी जमीन है, धरती मेरी मां है, ये धरती पर जो भी जमीन है दोस्तों, इसको आप इस्तेमाल करोगे वो इन चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले वो डिपेंड करता है दोस्तों टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है कि जमीन का शेप कैसन बा। जमीन का शेप कैसा है भाई? जमीन का शेप, जमीन प्लेन है, जमीन माउंटेन है, या जमीन प्लेट्यू है? जमीन का शेप कैसा है या जमीन वैली है? जमीन के शेप पे डिपेंड करता है कि वहां लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे। प्लेन है, माउंटेन है, वैली है या प्लेट्यू है, उस पर डिपेंड करता है लोग वहां कितने रहेंगे कि भी नहीं रहेंगे। दूसरी चीज बताई गई है क्लाइमेट। वहां का क्लाइमेट कैसा है? ये धरती का मैप है,
अब इस धरती के मैप की बात करें तो धरती के बीचों बीच से एक लाइन जाती है जिसे इक्वेटर कहते हैं, बोलो हाँ। फिर यहां पर एक लाइन जाती है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, बोलो हाँ। फिर यहां पे एक लाइन जाती है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, बोलो हाँ। फिर यहां पे एक लाइन जाती है जिसे आर्कटिक सर्कल कहते हैं और यहां वाली लाइन को अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं, बोलो हाँ। अब सूरज जो होता है वो इस तरीके से होता है कि वो हमेशा इक्वेटर के ऊपर रहता है, जिसके कारण ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो इलाका होता है यहां पे गर्मी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद ये वाला जो इलाका होता है यहां पे गर्मी थोड़ी कम होती है, और ये वाला जो इलाका होता है यहां पे गर्मी सबसे ज्यादा कम होती है, ठंड होती है यहां पे ठंड। यहां का क्लाइमेट इतना ज्यादा एक्सट्रीम है कि यहां पे कोई पॉपुलेशन रहती ही नहीं है, ना के बराबर। पॉपुलेशन छोड़ो, वाइल्ड एनिमल्स नहीं रहते हैं, पेड़ पौधे नहीं रहते हैं। तो क्लाइमेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि वहां पे कितने लोग रहेंगे कि भी नहीं रहेंगे। तीसरे नंबर पे आता है सॉइल टाइप। भैया लोग जहां रहेंगे वहां जहां एग्रीकल्चर हो सके, जहां की मिट्टी में तुम एग्रीकल्चर कर सको। अगर मिट्टी की फर्टिलिटी ही नहीं है तो तुम वहां रह के मतलब क्या, क्योंकि वहां एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा। तुम्हें बाहर से मंगाना पड़ेगा अनाज, इससे अच्छा वहीं जाके रह लो। तो लोग वहां रहते हैं जहां की मिट्टी की फर्टिलिटी अच्छी होती है, जहां पे आप कुछ भी फटाक से उगा सकते हो। इसके अलावा आते हैं कुछ ह्यूमन फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। भाई मैं वहां रहना पसंद करूंगा जहां लोग हों। अब तुमने मुझे अकेले छोड़ दिया, एक दिन अच्छा लग रहा है, 2 दिन अच्छा लग रहा है, 3 दिन बाद मेरे को लोग याद आने लगेंगे, मुझे तुम्हारी याद आने लगेगी, मानो चाहे ना मानो। अभी तो बोल देता हूं झूठ, तो मुझे तुम्हारी याद आने लगेगी दोस्त। तो ये ह्यूमन डेंसिटी। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, लोग वहां रहते हैं जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। अफ्रीका में एक देश है जिसका नाम है एरिटेरिया। एरिटेरिया इतना बैकवर्ड है कि इंटरनेट छोड़ो, वहां एटीएम मशीन नहीं है। तो वहां का जो यूथ है वो ऐसी जगह रहना नहीं चाहता है, वो वहां से छोड़ छोड़ के भागना शुरू कर दिया है। क्योंकि जैसे तुमको इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, व्हाट्सएप इन सब की आदत होगी, उनको भी चाहिए। तो टेक्नोलॉजी होगी तो लोग होंगे, लोग टेक्नोलॉजी नहीं तो लोग ना दोस्तों। और इसके बाद बताया गया है कल्चर एंड ट्रेडिशन। जहां का कल्चर और ट्रेडिशन अच्छा होगा, वहां जहां लोग खुश होंगे, वहां लोग जाके रहे। आज सारे विदेशी भारत क्यों आते हैं? क्योंकि भारत का कल्चर और ट्रेडिशन उनको खींच के लाता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं इसके बाद इंडिया का जो लैंड एक्सटेंट है, आइए इसको समझते हैं। इंडिया का जो लैंड एक्सटेंट है, आइए इसको समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहली चीज ये बताई गई है कि इंडिया की बात करें तो इंडिया का टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। 7th लार्जेस्ट। अब आप मुझे चैट में बताइए विच इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड विद द एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब हमारे पास इंडिया का जो भी इलाका है, मैं अभी आपके साथ जो डेटा शेयर करने जा रहा हूं इसके बाद और इसके बाद वाली स्लाइड में, वो मात्र इंडिया के 93% इलाके का डेटा शेयर करने जा रहा हूं। अब इससे पहले तुम मुझे कैमरे से निकल के पत्थर, कंकड़, टमाटर, अंडा फेंक के मारो कि पूरा 100% क्यों नहीं, मैं तुमको बताता हूं। अगर हम इंडिया की बात करें दोस्तों, तो यहां पे बताया गया है कि जो ये वाला इलाका है इसे कहते हैं हम लोग पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये पाकिस्तान ने हमसे 1947 से 48 के बीच में हमसे कब्जे में ले लिया था। ये इलाका हमारे पास नहीं है। अगर आप ये वाले इलाके की बात करें, ये वाले इलाके की बात, तो इसको कहा जाता है अक्साई चीन। और चाइना ने ये इलाका 1962 की वॉर में हमसे कब्जे में ले लिया था, ये भी हमारे पास नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर जब ये इलाका हमारे पास नहीं है, ये इलाका हमारे पास नहीं है, तो मैप पे क्यों बना रखा है? क्योंकि ये भारत का इलाका है। पाकिस्तान और चाइना ने उस पर इलीगल कब्जा कर रखा है, और आज नहीं तो कल उनको वो इलाका छोड़ना पड़ेगा, और भारत का वो अभिन्न अंग है, वो हमें वापस करना पड़ेगा। इसीलिए हमने वो इलाका आज भी हमारे मैप के अंदर है, ऑल्दो आप वहां नहीं जा सकते हो, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। साथ ही साथ अगर आप ये वाले इलाके की बात करें, तो यहां पे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ऐसे ट्राइबल लोग हैं जो सेक्लूजन में रहना पसंद करते हैं, अकेलेपन में रहना पसंद करते हैं, ह्यूमन कॉन्टेक्ट के उसमें आते नहीं है। तो आप मैं छोड़िए, भारत सरकार वहां नहीं जा रही है, इंडियन आर्मी वहां नहीं जा रही है। तो ये और ये इलाका जो है वो 7% है, इसलिए हमारे पास 93% का डेटा है, और इस 7% का डेटा हमारे पास नहीं है। मुझे माफ करना, ओम साई राम। ठीक है, अब आपके एनसीईआरटी के अंदर ये दो आपके सामने पाई चार्ट बना के दे रखे हैं। ये पाई चार्ट की बोल बे, आइए मैं समझाता हूं।
सबसे पहले यह बता रहा है कि अगर आप 1960 की बात करें, 1960 से 61 के बीच की बात करें, तो यहां पे यह बताया गया है कि इस दौरान हमारे वहां फॉरेस्ट 18.11% थे, और अगर लेटेस्ट डेटा 2014-15 के डेटा की बात करें तो फॉरेस्ट बढ़ के 23% हो गए हैं। ओ भैया बल्ले बल्ले सर, 18% से 23% मजा सा आ गया। कोई मजा आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो आई थी 1952 की, उसने कहा था कम से कम 33% होना चाहिए। माना तुम्हारा फॉरेस्ट कवर 18% से बढ़ के 23% हो गया है, लेकिन 1952 की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी से अभी भी तुम 10% कम हो। 1952 में कहा था कम से कम 33% होना चाहिए। सर आप है ना वो नेगेटिव टाइप के लड़के हो, इसलिए तो शादी नहीं हो रही आपकी, फिर तुम पर्सनल हुए। सर आपको ये नहीं दिख रहा 18 से 23 हुआ है, बिल्कुल, लेकिन अभी और दूर जाना बाकी है दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं। हमारे जमीन की बात करें तो 12% जमीन हमारे वहां बैरन लैंड थी, बंजर जमीन दोस्तों, इस पर कुछ नहीं उगाया जा सकता था। अच्छी बात यह है कि अब ये 12% से घट के हमारी 5.5% हो गई है, यानी इस जमीन को हमने रिक्लेम कर लिया है। ये अच्छी बात है। टेक्नोलॉजिया का इस्तेमाल करके अब 12% से 5-5.5% जमीन बैरन लैंड है। इसके अलावा बात करें एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज, पहले 4.95% था, अब ये बढ़कर 8.7% हो गया है। सर ये क्या है? सिंपल सी बात है, उस टाइम पे ज्यादा स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल रोड नहीं थे, क्योंकि पॉपुलेशन भी कम थी, डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था। अगर 14-15 की बात करें तो पॉपुलेशन बढ़ गई है, डेवलपमेंट बढ़ गया है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल रोड बढ़ गई हैं, तो हमने खेतों को काट के वहां पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इसलिए परसेंटेज बढ़ गया है। तो इस वाले पाई चार्ट में और इस वाले पाई चार्ट को आपको इस तरीके से पढ़ना है कि क्या बढ़ा, क्या घटा, क्यों बढ़ा, क्यों घटा। ठीक है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में आई थी, इसका भी साल आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। ठीक है सर। अब हम लोग आ जाते हैं लैंड डिग्रेडेशन में। सर लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है जब डिक्लाइन हो जाती है क्वालिटी ऑफ लैंड। ओए होए होए होए, मजा आ गया, ये तो एकदम राइम सी हो गई। जब डिक्लाइन हो जाती है क्वालिटी ऑफ लैंड और उसकी हो जाती है प्रोडक्टिविटी खत्म, तो उसे कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। यानी कि जब लैंड की क्वालिटी डिक्लाइन होती जा रही है, पहले वो बहुत फर्टाइल थी, अब वो कम हो गई और कम हो गई और कम हो गई। पहले उस पर आप बहुत कुछ उगा सकते थे, अब कम उगा रहे हो, कम उगा रहे हो, कम उगा रहे हो। तो जब लैंड की क्वालिटी डिक्लाइन हो जाती है, जब उसका प्रोडक्शन डिक्लाइन हो जाता है, तो उसे लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। लैंड डिग्रेडेशन 3 चीजों के कारण हो रहा है। सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन और ओवरग्रेजिंग के कारण हो रहा है। जो हम जंगल काट रहे हैं और जो हमारी भेड़ बकरियां ज्यादा घास खा रही हैं, इनके कारण हो रहा है। सर कैसे? आइए मैं बताता हूं। दरअसल दोस्तों मान लेते हैं कि मेरे पास ये जमीन है, ठीक है सर। अब इस जमीन के ऊपर मान लेते हैं कि मैंने ये पेड़ उगाया है, ठीक है सर, ये आपने पेड़ उगा दिया। अब ये जो पेड़ की जड़ें होती हैं, वो पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर तक जाती हैं, ठीक है सर। अब ये जो पेड़ की जड़ें होती हैं, ये मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब पानी डाला जाता है, जब इसके ऊपर आप खूब सारा पानी डालेंगे, जब आप इसके ऊपर खूब सारा पानी डालेंगे, तो पानी मिट्टी को बहा के नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि पेड़ की जमीन ने मिट्टी को पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन किंतु परंतु अगर तुम इस पेड़ को काट दोगे तो उसकी जड़ें मिट्टी को पकड़ नहीं पाएंगी, और ऐसे में जब तुम पानी डालोगे तो पानी मिट्टी को बहा के ले जाएगा, और इसी को शास्त्रों में सॉइल इरोजन कहा गया है। तो पेड़ नहीं होगा तो पेड़ की जड़ें नहीं होंगी, पेड़ की जड़ें नहीं होंगी तो पानी मिट्टी को बहा के ले जाएगा, सॉइल इरोजन होगा, और ये लैंड डिग्रेडेशन नहीं है तो क्या है। सेम बात आती है ओवरग्रेजिंग की। आपने जो इस यहां पे कई सारी घास उगा रखी है, यहां पे जो आपने कई सारी घास उगा रखी है, ये घास की भी छोटी छोटी रूट्स होती हैं, ये घास की भी छोटी छोटी रूट्स होती हैं, और ये घास की रूट्स भी क्या करती हैं, मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, जो पानी मिट्टी को बहाने से रोकती हैं। अब आपने अपनी खूब सारी भेड़ बकरियां छोड़ दी, वो चली जा रही हैं, खाए जा रही हैं, खाए जा रही हैं, खाए जा रही हैं, खाए जा रही हैं। अब अगर सारी घास खत्म हो जाएगी तो फिर कैसे वो जड़ें उसको पकड़ के रख पाएंगी? फिर जब पानी आएगा सारी मिट्टी बहा के ले जाएगा दोस्त। और लास्ट आ जाता है माइनिंग। हम लोगों ने क्या कर रखा है, रिसोर्सेज को निकालने के लिए हम लोग लगातार खोदे जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं, और हमने हमारी पूरी मिट्टी तबाह करके रख दी है। इंडिया में
मैं आपको 3 केस बताऊंगा। सबसे पहले ये वो इलाके हैं जैसे कि अगर हम बात करें एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। अब देखिए नाम से समझिए, यहां पे झारखंड आ गया है, यहां पे छत्तीसगढ़ आ गया, यहां पे उड़ीसा आ गया। ये वो इलाके हैं जिन्हें मिनरल बास्केट कहा जाता है इंडिया का। तो यहां पे मिनरल्स इतने हैं कि इन इलाके में माइनिंग कर करके हमने यहां की मिट्टी खराब कर दी है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें ये वाले इलाके की, जैसे कि एमपी, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, तो ये वो इलाके हैं जहां पे ओवरग्रेजिंग के कारण, यहां की मिट्टी खराब हो रखी है। और अगर हम उसके बाद बात करें तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहां के लोगों ने ओवर इरिगेशन कर करके मिट्टी खराब कर रखी है। सर सब सुन लेंगे हम, लेकिन यह बात आपकी समझ में नहीं आई, ओवर इरिगेशन से कट्टी मिट्टी खराब हो सके है। मैं बताता हूं कैसे खराब होती है। आइए इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अच्छे से समझते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, वंस फॉर ऑल। ठीक है सर। दरअसल क्या होता है दोस्तों कि मान लेते हैं कि मेरे पास ये मिट्टी है। ठीक है, ये मेरे पास मिट्टी है। ठीक है, अब इस मिट्टी के ऊपर आपने क्या कर रखे हैं, पेड़ लगा रखे हैं। ठीक है, इस मिट्टी के ऊपर आपने पेड़ लगा रखा है। अब इस मिट्टी में क्या होता है, इस मिट्टी के पास कई सारे मिनरल्स होते हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये मिनरल्स है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये मिनरल्स है। तो ये जो आप देख रहे थे ये मिनरल्स है। ठीक बात। अब जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया दोस्तों, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, कब आया मुझे चैट में बताइए। 1960s में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो हमने हमारे किसान को खूब सारे बोरवेल खोद खोद के दे दिए। ले भाई, ले निकाल पानी, ले भर अपने खेत में, ले निकाल पानी, ले भर अपने खेत में। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारे देश का किसान था, ये देखिए, ये हमारे देश का किसान भाई है, इसको अपन लोग पगड़ी पहनाएंगे। तो इसने क्या करा, खूब सारा पानी अपने खेतों में डाला, खूब सारा पानी अपने खेतों में डाला। तो सर इससे क्या हुआ, इरिगेशन कर रहा है, करना चाहिए, लेकिन इसने जरूरत से ज्यादा इरिगेशन किया। इसने इतना इरिगेशन कर दिया कि पानी से जितने भी मिनरल्स थे सॉइल के, वो सारे के सारे मिनरल्स नीचे चले जाते हैं पानी के साथ। जब पानी डालते हो तो पानी बहा के सारे मिनरल्स नीचे लेकर चला जाता है, और जब सारे मिनरल्स बहा के नीचे चले जाते हैं तो उसको लीचिंग कहा जाता है। ऊपर की मिट्टी के सारे मिनरल्स खत्म, कहां चले गए, पानी बहा के नीचे लेकर चला गया। समझे तुम? तो यहां पे यही बताया गया है कि ओवर इरिगेशन कर करके इतना पानी डाला कि पानी ने पूरी ऊपर की मिनरल्स को बहा के वो नीचे लेकर चला गया। ओवर इरिगेशन किया दोस्तों। तो अगर आप झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वाले इलाके में देखें तो मिनरल्स को निकालने के लिए ओवर माइनिंग कर करके वहां की मिट्टी खराब कर दी। अगर आप महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, एमपी की बात करें तो ओवर ग्रेजिंग करवा के सारी घास खत्म करवा दी, तो मिट्टी को पकड़ने वाला कुछ नहीं बचा। अब जब बारिश होती है तो सारी मिट्टी बह जाती है, लैंड डिग्रेडेशन हो रखा है। ऑन द अदर हैंड पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जहां पे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, वहां के लोगों ने ओवर इरिगेशन कर करके, लीचिंग कर करके पूरे ऊपर की मिट्टी की फर्टिलिटी खराब कर दी है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम लोग सॉइल पे। मस्त। अब हम इस चैप्टर को लगभग 70% खत्म कर गए। 30% में सॉइल क्या होता है, सॉइल का डायग्राम, क्लासिफिकेशन, और उसके बाद इंडिया में जितनी तरीके की सॉइल होती है और सॉइल कंजर्वेशन पढ़ेंगे और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले अपन लोग बात कर लेते हैं सॉइल क्या होता है। धरती की जो टॉप की लेयर होती है दोस्तों, सबसे ऊपर की जो लेयर होती है धरती की, जहां पे आप कोई भी प्लांट ग्रो करते हो, उसे सॉइल कहा जाता है। द टॉप लेयर ऑफ धरती, जिसपे तुम खड़े हो, जिसपे तुम कोई भी तरीके की चीज को उगा सकते हो, उसे सॉइल कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आपको पता है सॉइल को, 1 सेंटीमीटर की सॉइल को बनने के लिए 1000 साल लगते हैं। 1 सेंटीमीटर, तुम्हारे पास जो प्लास्टिक की स्केल है वो 15 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर की सॉइल को बनने के लिए 1000 साल लगता है। सर सॉइल भी बनता है, ये कैसे बता रहे हो आप? आइए ये समझते हैं। देखिए सॉइल को बनाने के लिए ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिलीफ की। रिलीफ का मतलब होता है स्लोप।
रिलीफ का मतलब होता है स्लोप। स्लोप पे सॉइल डिपेंड करती है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मान लेते हैं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि मेरे पास यहां पर एक पहाड़ है, ठीक है, और पहाड़ के ऊपर से पानी आ रहा है, नदी आ रही है, ठीक सर। तो जब नदी आती है तो वो इतनी तेज होती है कि वो अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाती है, कंकड़ पत्थर, बच्चे नहीं, कंकड़ पत्थर घर सब कुछ बहा के वो पानी अपने साथ ले जाता है। तो जब स्लोप ज्यादा स्टीप होता है तो पानी का फ्लो इतनी तेज होता है, इतनी तेज होता है कि पानी सब कुछ बहा के ले जाता है, बड़े बड़े पत्थर से लेकर छोटे छोटे पत्थर तक। जैसे ही स्लोप जेंटल होने लगती है, फ्लैट होने लगती है, तो पानी का स्लो फ्लो जो होता है वो स्लो होने लगता है। और जब पानी का फ्लो स्लो होने लगता है तो सबसे पहले जो भारी भारी पत्थर होते हैं, जो बड़े बड़े भारी भारी पत्थर होते हैं, सबसे पहले वो जमा होना शुरू होते हैं, क्योंकि अब पानी के फ्लो में इतनी ताकत नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े पत्थरों को बहा के ले जाए। तो अगर आप इस स्लोप की बात करें तो यहां पर जो सॉइल है वहां पे आपको बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलेंगे। लेकिन किंतु परंतु बंधु, जब आप आगे चले जाते हो अभी भी पानी में इतना फ्लो होता है वो छोटे छोटे पत्थरों को बहा के ले जा रही है। लेकिन अब तो जमीन फ्लैट हो गई है, तो जो छोटे छोटे पत्थर है अब वो भी नहीं बहेंगे और अब वो यहां पर आके डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये वाले इलाके की जो सॉइल है वहां पे छोटे छोटे पत्थर है, और ये वाले इलाके की जो सॉइल है वहां बड़े बड़े पत्थर है। तो रिलीफ पे डिपेंड करता है कि वहां की सॉइल कैसी होगी। अगर बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप है तो वहां की सॉइल पे बड़े पत्थर होंगे, और अगर स्लोप फ्लैट हो चुकी है तो वहां की सॉइल पे छोटे पत्थर होंगे। सर मजा तो आ रहा है, और बताओ। सेकंड नंबर पे आ जाता है पेरेंट रॉक और बेड रॉक। भाई पत्थर जो होता है, पत्थर को घिस घिस के ही, जब पत्थर जो होता है, एक बड़ा सा पत्थर जब वो घिसता है, हवा से जब एक पत्थर घिसता है, पानी से जब एक पत्थर घिसता है, तो पत्थर घिस घिस के ही छोटा होता है, छोटा होता है, एक बड़ा सा पत्थर छोटे पत्थरों में कन्वर्ट होता है, और फिर छोटा पत्थर मिट्टी में कन्वर्ट होता है। अब जिस पत्थर को तुम घिस रहे हो, मिट्टी भी तो उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अब अगर मान लीजिए ये कांच का ग्लास है, ये कांच का ग्लास है, अब इस कांच के ग्लास को मैं चूरा चूरा कर दूंगा तो जो चूरा होगा वो भी तो ग्लास का होगा। मान लेते हैं ये एल्यूमिनियम का लैपटॉप है, इसको अगर मैं चूरा चूरा करूंगा तो भी तो एल्यूमिनियम का चूरा होगा। तो जो पेरेंट पत्थर जैसा होगा, जब वो चूरा चूरा होगा तो जो सॉइल बनेगी वो उसके पेरेंट पत्थर पे डिपेंडेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर दोस्तों अगर आप ग्रेनाइट नाम के पत्थर को चूरा चूरा करो तो जो सॉइल बनेगी वो सैंडी सॉइल बनेगी, रेतीली वाली सॉइल बनेगी। तो जो सॉइल बनती है वो डिपेंड करता है कि किस पेरेंट रॉक को घस घस के छोटा कर करके आप सॉइल बना रहे हो। अगली बात आ जाती है क्लाइमेट। क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है कि सॉइल मिट्टी कितनी बनेगी, कितनी जल्दी बनेगी। कुछ जगह ऐसी होती है जहां का क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम होता है, बहुत एक्सट्रीम। दिन में क्या होता है, दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में बहुत ठंडी हो जाती है। दिन में बहुत गर्मी होती है, रात में बहुत ठंडी हो जाती है। तो जब भी कोई चीज गर्म होती है तो वो एक्सपेंड होती है, जब भी कोई चीज ठंडी होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट, गर्मी ठंडी, गर्मी ठंडी। तो पत्थर जब दिन में तपता है तो वो पत्थर गर्म होता है और एक्सपेंड करता है। रात में जब वही पत्थर ठंडा होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है। बार बार एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट करने में उस पत्थर पे क्रैक आने लगते हैं, और एक बड़ा पत्थर छोटा और छोटा पत्थर और छोटी छोटी सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरीके से क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा, हो सकता है सॉइल उतनी जल्दी बने, क्योंकि पत्थर को घस के ही सॉइल बनती है दोस्त। इसके बाद बताया गया है कि वेजिटेशन, पेड़ पौधे भी सॉइल को बहुत ध्यान रखते हैं। भाई एक दिमाग की बात समझिएगा कि मान लेते हैं कि एक बड़ा सा पेड़ है और नीचे इसके पत्थर लगे हुए हैं, मिट्टी के नीचे। तो जब इस पेड़ की जड़ें नीचे जाएंगी तो वो जड़ें क्या करेंगी, नीचे जाते वक्त इन पत्थरों के अंदर भी घुसने की कोशिश करती हैं, और ये जड़ें जब आगे बढ़ती हैं तो उन पत्थरों में क्रैक आता है। और अगेन जब पत्थर में क्रैक आएगा और वो छोटा पत्थर, और छोटा पत्थर कंकड़, कंकड़ और कंकड़ से मिट्टी बनेगा, ऐसी तो सॉइल बनती है। तो इनकी जड़ें भी जो होती हैं वो पत्थरों को तोड़ने में मदद करती हैं। इसके बाद आता है फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अब हम आ चुके हैं फॉर्म्स ऑफ लाइफ में। ये जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, जो रॉडेंट्स होते हैं, जो जमीन के अंदर बिल खोद के रहते हैं, तो ये लोग भी जब बिल खोदते हैं तो जमीन के अंदर जो कंकड़ पत्थर होते हैं ये उनको छोटा छोटा तोड़ने में मदद करते हैं। तो ये फॉर्म्स ऑफ लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी सॉइल बनाते हैं। इसके बाद आता है टाइम एंड टेम्परेचर। ये तो मैं आप लोग को सिखा ही चुका हूं।
कि टेम्परेचर गर्म होने पर पत्थर एक्सपेंड होता है, टेम्परेचर ठंडा होने पर पत्थर कॉन्ट्रैक्ट होता है, बार बार एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट करने पर उस पर क्रैक आ जाते हैं और इस तरीके से सॉइल बनती है। और लास्ट मुझे आपको बताना है वाटर, विंड एंड एक्शंस। यानी भाई सिंपल सी बात है, एक पत्थर है आपके पास। अब जब बारिश होती है तो बारिश के पानी से वो पत्थर जो होता है वो घसता है और एक पत्थर घस घस के छोटे छोटे और छोटे छोटे पत्थर मिट्टी में कन्वर्ट होते हैं। जब हवा चलती है तो हवा के एक्शन से एक पत्थर घसता है और एक बड़ा पत्थर घस घस के छोटा पत्थर, और छोटा पत्थर मिट्टी में कन्वर्ट होता है। तो हवा और पानी से हम इस तरीके से सॉइल बना सकते हैं। और लास्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एक सॉइल होती है उसके अंदर इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक दोनों चीजें होती हैं। अभी जो एक सॉइल होती है, आज से 1 साल 2 साल 3 साल पहले जो पत्ते झड़ के गिरते हैं वो डिकम्पोज होते हैं, जो जानवर मर जाते हैं वो डिकम्पोज होते हैं, तो वो भी सॉइल मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं जिनमें जान नहीं होती, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ये भी सॉइल बनाते हैं। तो सॉइल के अंदर दोनों चीजें होती हैं, ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक। ये सब कारण के बाद सॉइल बन के तैयार होती है। और सॉइल को ये करने में 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनने में 1000 साल लगता है। और हम मनुष्य अब इस मिट्टी के ऊपर हम अपने घर बना के मिट्टी को जमीन के अंदर दफन करते जा रहे हैं। हम इस मिट्टी का कोई मोल ही नहीं कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि मिट्टी नहीं होगी। सर आपको मिट्टी की पड़ी है, पानी नहीं बचा है। अरे मुन्ना, जिस दिन मिट्टी खत्म हो जाएगी ना, फिर एग्रीकल्चर कहां करोगे, खेती कहां करोगे? तो आज नहीं तो कल ह्यूमन सिविलाइजेशन को यह चीज भी फेस करनी पड़ेगी। पॉल्यूशन तो एक तरफ है, एक दिन मिट्टी की कमी के कारण भी आप और मैं परेशान हो रहे होंगे। दोस्तों क्लियर हो गया? ठीक है सर। अब आपको एक डायग्राम एग्जाम में आता है, इसको जरा ध्यान से समझें। सॉइल की 4 लेयर होती है। सबसे ऊपर ए, फिर आती है बी, फिर आती है सी, फिर आती है डी, ना ना ना, लास्ट वाली को कहते हैं आर। सर ये क्या बात हुई, ए बी सी के बाद डी लगा देते, अब उनने आर किया तो मैं क्या करूं यार? तो भैया सॉइल की टोटल 4 लेयर होती है, ए बी सी आर, ए बी सी आर। ठीक है, तो 4 लेयर में जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, टॉप सॉइल जो होती है, उसे कहते हैं हम लोग ए होराइजन। ए होराइजन ऑल्सो नोन एज टॉप सॉइल। ये वो जमीन का टुकड़ा है जहां पे सारे प्लांट्स वगैरह सबसे बेस्ट उगते हैं, सब कुछ उग जाता है सबसे ऊपर की लेयर पे, प्लांट, ट्री, सब कुछ कर लो आप। जानते हो क्यों? क्योंकि इनके पास ह्यूमस होता है। अब तुम इसे ह्यूमस पढ़ो, हमस पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, मुझे फर्क ना पड़े। तो इसके पास ह्यूमस होता है, इसलिए इस पेड़, इस मिट्टी के अंदर सब कुछ उग जाता है। अब बोलो ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस जो होता है ये डार्क ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस होता है, डार्क ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस होता है। और जब मिट्टी के ऊपर पेड़ पौधे की पत्तियां झड़कर गिर जाती हैं और डिकम्पोज हो जाती हैं, जानवर जो मर जाते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, तो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब मर के डिकम्पोज हो जाते हैं तो ये एक अलग से डार्क ब्राउन कलर का सब्सटेंस बना लेते हैं और उसको ह्यूमस कहा जाता है। ह्यूमस एक पेड़ की, एक मिट्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितना ज्यादा ह्यूमस होगा वो मिट्टी उतनी ज्यादा फर्टाइल होगी, तुम उस पर कुछ भी उगा सकते हो मेरे दोस्त। तो यहां पे यही बात बताई गई है कि जो टॉप सॉइल होती है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, बिकॉज इट कंटेन्स ह्यूमस। डन हो गई बात। लेकिन किंतु परंतु ये वो सॉइल होती है जिसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। क्यों, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। इस सॉइल के अंदर आपको वर्म, बग, रूट, सब कुछ, छोटी मोटी रूट, पेड़ और छोटी मोटी रूट, कीड़े मकोड़े, आपको इस सब कुछ इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब ए होराइजन के बाद आते हैं हम लोग बी होराइजन पे, टॉप सॉइल के बाद हम लोग आते हैं सब सॉइल पे। ठीक है, सब सॉइल की बात करें तो सब सॉइल टॉप सॉइल के जस्ट नीचे वाली बात है। इसमें भी ह्यूमस होता है लेकिन ऊपर वाली से कम ह्यूमस होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसके पास मिनरल्स ज्यादा होते हैं। और सर ये कैसी बात हुई, उसके पास ह्यूमस ज्यादा, इसके पास मिनरल ज्यादा? जी हां, दरअसल मिनरल्स पहले ऊपर वाली के पास ही ज्यादा थे, लेकिन तुमको याद होगा हम इतना सारा पानी डाल रहे थे, या बारिश के पानी से ये सारे के सारे मिनरल्स बह के नीचे आ जाते हैं, इसलिए ऊपर वाली लेयर के मिनरल्स खत्म हो जाते हैं, नीचे वाली लेयर में मिनरल्स आ जाते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ह्यूमस किसके पास है, सबसे ज्यादा फर्टाइल कौन सी सॉइल है, तो तुमको बोलना है टॉप सॉइल, ए होराइजन। सबसे ज्यादा ह्यूमस इसके पास है। लेकिन सबसे ज्यादा मिनरल किसके पास है, तो आपको बोलना है बी होराइजन, यानी कि सब सॉइल, क्योंकि लीचिंग के कारण ऊपर वाली सॉइल के सारे मिनरल्स नीचे आ गए।
अब अगेन इस सॉइल की बात करें तो इस सॉइल के अंदर आपको बड़े पेड़ों की जड़ें देखने को मिलेंगी, छोटे मोटे पेड़ों की जड़ें यहां तक नहीं जो पहुंच पाती हैं। अब हम बात करते हैं सी होराइजन और आर होराइजन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले सी होराइजन की बात करें। सी होराइजन में आपको बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं कि ये इसमें आप कुछ भी उगा नहीं सकते हो, क्योंकि ना इसमें ह्यूमस है ना इसमें मिनरल्स है, इसमें सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, तो तुम इसमें कुछ नहीं उगा सकते हो। ज्यादातर जो पेरेंट रॉक है यानी ऊपर वाली जो मिट्टी बनी है, जिस पत्थर से घस घस के बनी, वो पत्थर नीचे मिलेगा आपको सी होराइजन के अंदर। और अगर आप आर होराइजन सबसे नीचे की बात कर ले तो यहां पे ना कोई जड़े जाएंगी ना कुछ, यहां पे सबसे बड़े बड़े पत्थर है, यहां पर आपको पेरेंट रॉक सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहां पे कैसे आएंगे, आपको क्वेश्चन पूछ लेगा सबसे पहले कि बताइए सॉइल की कितनी लेयर होती है, आपको बोलना है 4 लेयर होती है, ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन, आर होराइजन, ठीक है। वो आपसे पूछ लेगा सबसे ज्यादा ह्यूमस किसके पास होता है, आप बोलना ए होराइजन। वो बोलेगा सबसे ज्यादा मिनरल्स किसके पास होते हैं, आप बोलिएगा बी होराइजन। वो बोलेगा बेड रॉक, पेरेंट रॉक किसके पास होते हैं, तो आप बोलिएगा सी होराइजन और आर होराइजन। बोलो समझ में आया। अब हमने सॉइल की लेयर्स के बारे में तो पढ़ लिया। अगर हम भारत देश की बात करें तो भारत देश के अंदर ये 6 तरीके की सॉइल पाई जाती है। अब बस हमें यही पढ़ना है कि 6 तरीके की सॉइल कौन सी होती है, कहां पाई जाती है, और ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है। ये आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर इस चैप्टर से मैप आएगा तो यही सॉइल्स को मैप पे प्लॉट करने को आएगा। ये सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल सर्कुलर में पहले से दे रखा है। सबसे पहले जिस सॉइल के बारे में हम बात करना चाहते हैं वो है एलुवियल सॉइल, ठीक है सर। एलुवियल जो सॉइल होती है उसके पास 3 चीजें होती हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले, सैंड, सिल्ट, क्ले, सैंड, सिल्ट, क्ले, एसएससी। सर ये सैंड, सिल्ट, क्ले क्या होता है, मैं बताता हूं। सैंड जो होती है, सैंड के पार्टिकल सबसे ज्यादा बड़े बड़े होते हैं। सिल्ट जो होती है, सिल्ट के पार्टिकल थोड़े छोटे होते हैं। और क्ले जो होती है, क्ले के पार्टिकल सबसे ज्यादा छोटे छोटे होते हैं। तो अगर मट्टी के पार्टिकल बहुत बड़े बड़े हैं तो वो सैंड कहलाएंगे, थोड़े छोटे छोटे तो वो सिल्ट कहलाएंगे, सबसे छोटे छोटे होते हैं तो वो क्ले कहलाती है। एलुवियल सॉइल के अंदर सैंड, सिल्ट, क्ले तीनों होते हैं। एलुवियल सॉइल के अंदर पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम, ये 3 चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। The particle of this soil are bigger towards the river valley and scores toward the upper reaches of the valley. ये सेकेंड पॉइंट क्या बता रहा है, आइए इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास, मैं कहां बना के दिखाऊं लेकिन आप लोगों को, चलो मैं यही बना के दिखाता हूं। मान लेते हैं कि ये एक वैली है, ठीक है, और वैली के बीचों बीच में से नदी जा रही है, वैली के बीचों बीच में से नदी जा रही है, ठीक है। अब इसमें 2 तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। एक यहां पर अगर आप देखें तो यहां पे क्या बोला है, बिगर टुवर्ड्स द रिवर वैली, यानी कि अगर आप यहां पे बात करें तो यहां पे बड़े बड़े पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे इस तरफ। तो यहां पे आपको मिट्टी के पार्टिकल सबसे ज्यादा बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। दूसरी बात यहां पे ये बोली गई है कि इट इज कोर्स टुवर्ड्स द अपर वैली, इट इज कोर्स टुवर्ड्स द अपर वैली, यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर चले जाएंगे तो यहां पे आपको मिट्टी के पार्टिकल छोटे छोटे देखने को मिलेंगे। ये देखिए यहां पे और यहां, ये सेकंड पॉइंट बताया गया, ठीक है सर। चलो आगे बात बताई गई है कि ये जो सॉइल, इस पे पैडी, वीट, शुगर केन और उसके अलावा बाकी सीरियल और पल्सेस आप उगा सकते हो। ये सॉइल इन सब चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझसे पूछे एलुवियल सॉइल कहां पाई जाती है, तो जितनी भी ऊपर से नदियां आ रही हैं, हिमालय से आने वाली नदियां, ये सारी की सारी नदियां अपने साथ एक मिट्टी बहा के लाती हैं जो कि बहुत ही फर्टाइल मिट्टी होती है। और ये नदियां अपने साथ जो मिट्टी बहा के लाती है, ये मिट्टी नॉर्दर्न प्लेन्स वाला जो इलाका है वहां पे जाकर डिपॉजिट कर देती है, और इसी मिट्टी का नाम है एलुवियल सॉइल। तो आपको एलुवियल सॉइल कहां देखने को मिलेगी, रिवर वैलीज। मैंने आपको बताया हिमालय की जितनी भी रिवर्स हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, इनकी जो नदियां हैं ये अपने साथ एलुवियल सॉइल बहा के ले आती है, उन्हें बहुत फर्टाइल होती है, ठीक है। आपको ये इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन वाला इलाका है, यहां पे बताया गया है कि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र वाला इलाका, गुजरात, राजस्थान वाला इलाका, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, डेल्टास ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स, यहां पे आपको देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं, ये मैंने यहां पे प्लॉट कर रखा है आपके सामने, पहले से मैंने हाईलाइट कर रखा है, ठीक है सर। अब जो ये एलुवियल सॉइल होती है इसको हम 2 ग्रुप में बांट देते हैं, एक होती है भंगार और एक होती है खड़ार। और यहां से आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि डिफरेंस बिटवीन भंगार एंड खड़ार बताइए। चलिए वही हम लोग अब पढ़ लेते हैं।
अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ते हो, ये ट्रिक तो बहुत कॉमन हो गई है। हमारे एमपी में जो कबाड़ी वाले अंकल होते हैं, वो उनको हम कहते हैं भंगार वाला आया है। भंगार का मतलब होता है पुराना माल, पुराना वेस्ट आइटम जिसको अब आप इस्तेमाल नहीं करते हो। ठीक है, तो उसी तरीके से जो भंगार होती है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है, और जो खडार होती है वो न्यू एलुवियल सॉइल होती है। ठीक है सर, भंगार ओल्ड, खडार न्यू। अब भंगार अगर ओल्ड है तो ऑब्वियस ही बात है इसमें ज्यादा फर्टिलिटी तो होगी नहीं, तो इसके अंदर कम फर्टिलिटी होती है, दे आर लेस फर्टाइल। और जो खडार होती है उनके अंदर फर्टिलिटी ज्यादा होती है, दे आर मोर फर्टाइल एज कंपेयर टू देम। अगर आप भंगार की बात करें, दे आर फाउंड इन अपर रीचेस ऑफ द वैली, यानी कि अभी मैं आपको बता रहा था कि यहां पर आपको भंगार देखने को मिलेगी अपर रीचेस के अंदर। और अगर आप खडार की बात करें, दे आर फाउंड इन लोअर रीचेस ऑफ द वैली, यानी कि ये आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब जो भंगार होती हैं, ध्यान से आप खुद देखिए, क्योंकि भंगार दूर की तरफ है, तो यहां पर आपको कुछ भी उगाना है तो आपको आर्टिफिशियली पानी लेकर जाना पड़ेगा। यहां पे आपको कुछ भी उगाना है तो आर्टिफिशियली पानी लेके जाना पड़ेगा। लेकिन ये वाली जो है खडार, क्योंकि ये पानी के पास ही है, तो इसको आपको नेचुरली इरिगेशन हो जाता है, आपको पानी देने की जरूरत नहीं है। और यही पॉइंट आपको अगला बताया गया है कि भंगार जो है उसमें आपको आर्टिफिशियल इरिगेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ है। खडार जो है वो नेचुरली इरिगेटेड हो जाती है, क्योंकि ये अपने आप नदी के पास है दोस्तों। ठीक है, लास्ट पॉइंट ये बताया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पहले ही बता चुका हूं, ये हाईली फर्टाइल होता है और ये लेस फर्टाइल होता है, उसके कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है सर, एलुवियल सॉइल के बारे में सब बता दिया आपने। सैंड सिल्ट क्ले होता है, नॉर्दर्न प्लेन्स में पाया जाता है, हिमालयन रिवर्स लेकर आती हैं। भंगार खडार दो तरीके की होती है। मजा सा आ गया है सर आपकी बातें सुन के। एक बात मैं आपको और बताना भूल गया हूं, ये वाला पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया हूं कि जो ड्रायर इलाका है इंडिया का, यानी कि ये राजस्थान का ये वाला इलाका और गुजरात का ये वाला इलाका, यहां पे भी जो एलुवियल सॉइल है ये एल्कलाइन इन नेचर है। सर एल्कलाइन का मतलब क्या होता है? एल्कलाइन का मतलब होता है वाटर सोल्यूबल बेस। तो ये वाली जो एलुवियल सॉइल है ये बहुत एल्कलाइन होती है। यहां पे आपको कुछ भी उगाना है तो पहले आपको इसको खूब सारा पानी देना पड़ेगा, तभी आप इसमें कुछ भी उगा सकते हो। तो ये पॉइंट यहां बताया गया है। ठीक है सर, एलुवियल सॉइल खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं ब्लैक सॉइल। सर आपकी बात हो रही है, फिर तुम पर्सनल हुए। अगर हम ब्लैक सॉइल की बात करें तो ब्लैक सॉइल के बारे में बताया गया है कि भाई सिंपल सी बात, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये है, मान लेते हैं ये है हमारे पास एक वॉल्केनो। ठीक है, धरती के अंदर होता है मैग्मा, धरती के अंदर होता है मैग्मा। अब कभी कभी ये मैग्मा धरती से बाहर आ जाता है और वॉल्केनो से होता हुआ धरती से बाहर निकल के आ जाता है। जब यही मैग्मा वॉल्केनो से बाहर निकल के आ जाता है तो वो बना लेता है लावा। तो जब तक वो धरती के अंदर होता है देन इट इज कॉल्ड मैग्मा, जैसे ही वो धरती के बाहर निकल जाता है देन इट इज कॉल्ड लावा। डन हो गई बात सर, बहुत बढ़िया सर। अब जब ये लावा निकल जाता है तो लावा धीमे धीमे करके ठंडा होता है। जब ये लावा ठंडा होता है तो ये पत्थर में कन्वर्ट होता है और ये कायदे से इग्नियस रॉक बना देता है दोस्तों। क्या बना देता है? ये इग्नियस रॉक बना देता है। ठीक है, तो ज्यादातर ये जो लावा ठंडा होता है ये इग्नियस रॉक बना देता है, और यही इग्नियस रॉक जब हवा चलती है या जब पानी बहता है तो यही इग्नियस रॉक टूट टूट के छोटा और छोटा होते होते और महीन होता है, और आगे जाके यही इग्नियस रॉक एक मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको समझ में आया कि वो जो मिट्टी बनती है वो कौन सी मिट्टी होगी? वो आपने सही गैस किया, वो ब्लैक सॉइल होती है दोस्तों। तो ब्लैक सॉइल आपको डेक्कन वाले इलाके में देखने को मिलेगा, और ये लावा जहां से निकलता है वहां से देखने को मिलेगा। ठीक सर, आगे बढ़ जाते हैं। यहां पे जो सॉइल है इसमें ज्यादातर आपको क्ले देखने को मिलेगा। इसमें आपको सैंड नहीं देखने को मिलेगा, आपको इसमें सिल्ट नहीं देखने को मिलेगा, इसमें आपको क्ले देखने को मिलेगा। यानी कि इसके पार्टिकल सबसे ज्यादा महीन 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 देखने को मिलेंगे। सैंड के बड़े होते हैं, सिल्ट के थोड़े छोटे होते हैं, इसके सबसे महीन होते हैं। तो ब्लैक सॉइल जो होती है एकदम महीन पार्टिकल्स होते हैं। इसमें आपको कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटाश और लाइम के साथ साथ आपको ये सारी चीजें तो मिलेंगी, लेकिन आपको फॉस्फोरिक नहीं मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैं आज की क्लास में प्रैक्टिस भी कराएगा। वो आपसे पूछ लेगा, वो आपको हिंट देगा, मेरे पास एक सॉइल है, उसके पास ये है लेकिन ये नहीं है, बताओ कौन सी सॉइल है। आपको सॉइल आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो ये हिंट आपको दी जा रही है। अच्छा, इस सॉइल के बारे में बताया गया है क्योंकि क्ले जैसी होती है, तो जब बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है तो ये एकदम चिपक जाती है और धीमे धीमे करके इसमें क्रैक पड़ने लगते हैं। भाई आपने कभी कीचड़ देखा है? जब कीचड़ जब तक गीला है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे कीचड़ सूख जाता है तो उसमें बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं। सेम इसके साथ है।
ये क्रैक कायदे से हेल्प करते हैं क्योंकि इन क्रैक की मदद से फिर नीचे तक ऑक्सीजन जा पाता है, पेड़ों की जड़ों तक ऑक्सीजन जा पाता है इन क्रैक्स की मदद से। अगली बात बताई गई है कि ये जो सॉइल होती है इट बिकम स्टिकी व्हेन वेट, यानी कि जब गीली होती है तो चिपचिपी हो जाती है, कीचड़ जैसी हो जाती है, और जब सूख जाती है तो क्रैक हो जाते हैं, और इतने क्रैक हो जाते हैं कि ऑक्सीजन पेड़ों की जड़ों तक इन्हीं क्रैक के माध्यम से पहुंच जाता है। इंडिया की बात करें तो सौराष्ट्र, ये देखो ये गुजरात है और ये वाला जो इलाका इसे सौराष्ट्र कहते हैं। तो सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मालवा, मालवा ये इंडिया के एमपी के पास वाला इलाका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां पर आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। सर 2 सॉइल पढ़ा दिया आपने बातों बातों में, एलुवियल और ब्लैक सॉइल, ठीक है सर। अब हम पढ़ेंगे तीसरी टाइप की सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल। पहला प्रश्न यही आ जाता है कि व्हाई रेड सॉइल इज रेड इन कलर। रेड सॉइल इज रेड इन कलर क्योंकि इसके अंदर आयरन के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। आयरन रेड कलर का होता है, तो क्योंकि इसमें आयरन के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, दैट इज व्हाई रेड सॉइल इज रेड इन कलर। लेकिन जैसे ही रेड सॉइल को आप थोड़ा सा पानी देते हो, हाइड्रेशन देते हो, तो यही रेड सॉइल येलो कलर में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए इसको रेड एंड येलो सॉइल कहा गया। इस सॉइल के बारे में जैसा कि मैंने बताया, इट टर्न्स येलो जब आप इसमें पानी मिलाते हो। इसके अलावा रेड सॉइल डेवलप्स लो रेनफॉल एरियाज इन डेक्कन प्लेट्यू। ये डेक्कन प्लेट्यू वाले इलाके में आपको रेड सॉइल देखने को मिलेगी। अगर एरिया पूछा जाए तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन, पिडमोंट, ये सब जगह पे आपको रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलेगी। अब आ जाते हैं लैटेराइट सॉइल। इसकी याद रखने की ट्रिक बहुत सिंपल है, एल फॉर लैटेराइट, एल फॉर लीचिंग। तो वो सॉइल जिसमें सबसे ज्यादा लीचिंग होती है। अब तुम मुझसे ये ना पूछ लेना सर लीचिंग क्या होता है, तब से बताता आ रहा हूं कि मिट्टी की जो टॉप की लेयर होती है, जब तुम उसमें पानी डालते हो तो पानी अपने साथ मिनरल्स को बहा के नीचे ले जाता है और इसी को लीचिंग कहा जाता है। तो जो लेटराइट सॉइल होती है इसमें सबसे ज्यादा हैवी लीचिंग होती है, इसके अंदर सबसे ज्यादा लीचिंग इसी के अंदर होती है दोस्तों, ठीक है। ये जो सॉइल होती है इसमें आप डेसिडस एवरग्रीन फॉरेस्ट उगा सकते हो क्योंकि इस सॉइल में बहुत सारा ह्यूमस भी होता है। हाउएवर एट सम प्लेस इट इज पुअर इन ह्यूमस। तो ये कोई पॉइंट नहीं बनता, आपको कभी वो ये नहीं बोलेगा कि ऐसी सॉइल बताओ जिसमें सबसे ज्यादा ह्यूमस होता है, तो आप उसको लेटराइट सॉइल मत करिएगा। लेटराइट सॉइल की सबसे बड़ी हिंट यही है कि लेटराइट सॉइल में लीचिंग सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। चल आगे बताया गया है यहां पर इट इज मोर एसिडिक, क्योंकि इसका ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एसिडिक है, इसका पीएच 6.0 से कम है। यानी कि यहां पर कुछ भी उगाने के लिए पहले आपको बहुत सारा इसका एसिडिक नेचर जो उसको ठीक करना पड़ेगा। तो लेटराइट सॉइल के बारे में सिर्फ 2 चीजें याद रखिएगा, एक बहुत एसिडिक होती है और दूसरा एल फॉर लेटराइट, एल फॉर लीचिंग, यहां पे लीचिंग बहुत होती है, ठीक है सर। लेटराइट सॉइल आपको इंडिया में कहां-कहां देखने को मिलेगी, सदर्न स्टेट्स में, यहां पर आपको वेस्टर्न घाट के पास देखने को मिलेगी, थोड़ा सा आपको ये बंगाल के पास देखने को मिलेगी, आसाम के पास देखने को मिलेगी, मेघालय के पास देखने को मिलेगी। तो जहां जहां देखने को मिलेगी वो बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट सॉइल आ जाती है एरिड सॉइल, जो कि हमारी सेकंड लास्ट सॉइल है। एरिड सॉइल वहां पाई जाती है जहां बहुत गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है कि सारा की सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है और नीचे नमक रह जाता है, एंड दैट इज व्हाई एरिड सॉइल इज सलाइन इन नेचर। इनके पास बहुत सारा सॉल्ट होता है क्योंकि गर्मी के कारण पानी पूरा इवेपोरेट हो गया, नीचे नमक रह गया। सबसे बड़ी इसकी हिंट यही है। एरिड सॉइल के पास ना ह्यूमस होता है ना मॉइस्चर होता है, ठीक है। साथ ही साथ इस सॉइल के अंदर आपको बहुत सारे कंकड़ देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे दाने। इसमें आपको कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह देखने को मिलेगा। ज्यादातर एरिड साइड में आप कुछ उगा नहीं सकते हो एक्सेप्ट पल्सेस, थोड़ी बहुत पल्सेस उग जाती है, ठीक है सर। अब आ जाते हैं फॉरेस्ट सॉइल, जिसके बारे में सबसे कम बात करी जाती है। ये जो हिमालय के पास वाला इलाका है, देखो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर यहाँ पे सिक्किम, फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। तो जो हिमालय के पास वाला जो इलाका है, यहाँ पे जो सॉइल पाई जाती है उसे फॉरेस्ट सॉइल कहते हैं। ये हिली और माउंटेनियस एरिया के अंदर पाई जाती है, यहाँ पे खूब बारिश वगैरह होती है, कोई दिक्कत नहीं है इस सॉइल के बारे में। इस सॉइल के बारे में आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, जितना पूछेगा मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको एक छोटा सा क्विक रिकैप करा देता हूं भाई, मैंने आप लोगों को सबसे पहले एलुवियल सॉइल के बारे में बताया। एलुवियल सॉइल जो होती है ये सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, मैंने आप लोगों को बताया। मैंने आप लोगों को बताया कि एलुवियल सॉइल 2 तरीके की होती है, एक होती है खड़ार और एक होता है भंगार, ठीक है। और एलुवियल सॉइल जो होती है वो नॉर्दर्न प्लेन वाले इलाके में पाई जाती है,
ठीक है सर, एलुवियल सॉइल के बारे में जान गए हम। सेकेंड नंबर पे मैंने आप लोग को जिस सॉइल के बारे में बताया वो है लैटेराइट सॉइल। एल फॉर लैटेराइट, एल फॉर लीचिंग, इस सॉइल में सबसे ज्यादा लीचिंग होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताई दोस्तों एरिड सॉइल। एरिड सॉइल की बात करें तो ये वहां पाई जाती है जहां गर्मी बहुत होती है, जिसके कारण ये सॉइल जो होती है इसलिए सलाइन इन नेचर, सॉल्ट बहुत होता है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें एरिड सॉइल के बाद अगर हम बात करें तो आ जाती है हमारी कौन सी सॉइल बताई थी मैंने आप लोग को, एलुवियल लैटेराइट सॉइल हो गई, कौन सी बच गई हमारी, रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल वो होती है जिसमें आपको आयरन के पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, और ये वाली जो सॉइल होती है, ये वाली सॉइल रेड कलर से येलो कलर में कन्वर्ट हो जाती है जैसे ही आप इस सॉइल के अंदर वाटर ऐड कर देते हो, हाइड्रेशन दे देते हो। और लास्ट एक सॉइल जिसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है ब्लैक सॉइल। ब्लैक कलर की सॉइल में व्हाइट कलर का कॉटन सबसे अच्छा उगाया जा सकता है, इसकी सबसे बड़ी डिमांड यही है। ये जो होती है सॉइल लावा के सूखने के बाद बनती है, और ये जो सॉइल होती है डेक्कन इलाके में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो अगर आइडेंटिफिकेशन वाला गेम आ गया तो ये पेज आपके काम आ जाएगा। मैं आज कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, देखना इससे निकल जाएंगे। अब इंडिया में जो सॉइल है या दुनिया में जो भी सॉइल है वो सॉइल इरोजन फेस कर रही है। सर सॉइल इरोजन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मान लेते हैं मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताएगा, सिंपल चीज। मान लेते हैं कि यहां पे तेरा खेत है, ठीक है, और मान लेते हैं यहां पे मेरा खेत है, ठीक है। यहां पे है अमन का खेत और यहां पे है सिड का खेत। सिड के आगे श्री लगाना पड़ेगा, पीछे जी लगाना पड़ेगा, इज्जत। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, माना मेरे नाम के आगे श्री और पीछे जी लगाए, लेकिन हूं मैं बहुत छोटा, हरकतें ठीक नहीं है मेरी। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे लाया और मैंने यहां से खूब सारा पानी, बाल्टी में भर भर के अमन के खेत से ऐसे मारा। तो पानी जब मैंने मारा तो पानी की मदद से अमन के खेत की मिट्टी मेरे खेत में आ गई, और जब मिट्टी पानी से बह के एक जगह से दूसरी जगह चली जाती तो इसी को सॉइल इरोजन कहते हैं। अमन ने कहा अच्छा हमसे मस्ती, तो अमन ने क्या करा, सिंपल सी बात है, अमन ने फिर यहां पे मेरी बाल्टी चुरा ली। मैंने कहा ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं बड़ा सा फैन लगा रहा हूं। मैंने फैन ऑन कर दिया, जैसे ही मैंने फैन ऑन कर दिया अमन की खेत की मिट्टी उड़ उड़ के मेरे खेत में आ गई, और जब मिट्टी एक जगह से उड़ के दूसरी जगह चली जाती है तो इसी को सॉइल इरोजन कहा जाता है। अमन ने मेरा ये भी तोड़ दिया। तो जब मिट्टी पानी से बह के एक जगह से दूसरी जगह या हवा से उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है तो इसको सॉइल इरोजन कहा जाता है। यह सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन दोस्तों 4 तरीके का होता है। सबसे पहला होता है गली इरोजन, यानी कि जब नदी बहती हुई जाती है तो जिस इलाके से वो जा रही होती है उस पूरे इलाके की मिट्टी बहा के ले जाती है और एक गली जैसी बन जाती है, दिस इज गली इरोजन। फिर आता है आपका शीट इरोजन, यानी कि पूरी ऊपर की शीट गायब हो जाती है। जैसे मान लो ये खूब 2 लेयर थी, पानी के बहने के कारण ऊपर की पूरी लेयर गायब हो गई, ऊपर की पूरी शीट गायब हो गई, जैसे शीट इरोजन। फिर आता है विंड इरोजन, जो विंड से हो उसे विंड इरोजन कहते हैं। और फिर डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड्स के कारण होने वाले इरोजन मैं आपको बता चुका हूं। किसान लगा हुआ है, पानी डाले जा रहा है, सारी मिट्टी बह जा रही है, इरोजन। अब इरोजन से बचने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कॉन्टोर प्लफिंग, यानी कि जो हिल की नेचुरल स्लोप है, यहां पे बताया गया है नेचुरल स्लोप्स, जो हिल की नेचुरल स्लोप्स है, माउंटेन और हिल्स की नेचुरल स्लोप्स हैं, उनके आसपास आप खेती करो। तो इससे क्या होगा, जब बारिश होगी तो ऊपर की मिट्टी नीचे, इसकी मिट्टी इधर, इसकी मिट्टी इधर और इसकी मिट्टी इधर जाएगी, तो मिट्टी का नुकसान नहीं होगा। मिट्टी एक जगह से निकल के दूसरी, दूसरी से निकल के तीसरी, तीसरी से निकल के चौथी में जाएगी, तो इससे आप इरोजन से बच जाओगे। दूसरा तरीका है टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन में क्या होता है, आप आर्टिफिशियली स्लोप्स बनाते हो। यहां पे नेचुरल स्लोप्स होती हैं, यहां पे आप आर्टिफिशियल स्लोप्स बनाते हो, ताकि जो चीज यहां हो पा रही है वो चीज तुम यहां कर पाओ, जो मिट्टी यहां पे तुम बचा पा रहे हो वैसे मिट्टी तुम यहां बना पाओ। और लास्ट होता है शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट का मतलब क्या है, ये मेरे पास खेत है, अब हवा चलेगी तो खेत की मिट्टी तो उड़ेगी,
तो मैंने यहां पे क्या करा, बड़े बड़े पेड़ लगा दिए। अब ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं ये एक तरीके की दीवार का काम करेंगे। जब हवा आएगी तो ये पेड़ उस दीवार को, उस हवा को रोक देंगे और इस खेत के अंदर वो हवा को नहीं जाने देंगे। शेल्टर बेल्ट्स ग्रो। अब यहां पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आइए कुछ क्वेश्चंस की मदद से प्रैक्टिस करते हैं कि हमने जो अभी तक आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। पहला क्वेश्चन आपके सामने, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर। वो एरिया जिसको आप साल में एक से ज्यादा बार जिसपे खेती करते हो उसे क्या कहते हैं? चार ऑप्शन है आपके पास। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पॉज द वीडियो एंड राइट द आंसर इन कमेंट सेक्शन। दोस्तों किया? बिल्कुल सही। अगर आपने इसका जवाब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया किया है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, मैंने आपको नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में ये बताया था। अगला क्वेश्चन आपसे बोल देता है, बताइए एक ऐसी सॉइल जो रेड टू ब्राउन इन कलर है बट इट इज सलाइन इन नेचर। जैसे वो रेड कलर बात करता तो बच्चे रेड सॉइल लिख के आ जाते, बट नो इट इज सलाइन इन नेचर। एक ही सॉइल है विच इज सलाइन इन नेचर। पॉज द वीडियो और आंसर इन द कमेंट सेक्शन। बिल्कुल सही कहा आपने, एरिड सॉइल इज सलाइन इन नेचर। इसमें सॉल्ट ज्यादा होता है, गर्मी के कारण पानी पूरा इवापोरेट हो गया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। इंपॉर्टेंट तो है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चार ऑप्शन है, रनिंग वाटर, केमिकल रिएक्शन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर। आंसर, ये वाला क्वेश्चन बहुत बच्चे गलत करते हैं, इसलिए मैं जानबूझ करके ये क्वेश्चन लेकर आता हूं। दोस्तों इसका सही जवाब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑल्दो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी सॉइल बनती है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बाकी के तीन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला ये आ गया आपके सामने और आपसे कहता है कि इसको आप क्रोनोलॉजिकली अरेंज करें। ये हम एक बार कर भी चुके हैं। ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में आई थी। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 में हुई थी। क्लब ऑफ रोम 1968 में आया था और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया 1952 में आई थी। मैंने आपको बोला था साल याद रखिएगा। इस हिसाब से बात करें तो सबसे पहले आ रहा है 1 2 3 4 में सबसे पहले आ रहा है 2 और 2 सबसे पहले सिर्फ इसमें आ रहा है, इसलिए इसका सही जवाब यही होगा दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा आ जाते हैं डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग। इंडिया के जगह मैं आपको बताया था माइनिंग के कारण डिफॉरेस्टेशन हो रहा है कई स्टेट्स में, ओवरग्रेजिंग के कारण डिफॉरेस्टेशन हो रहा है कई स्टेट्स में और ओवर इरिगेशन के कारण डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ये कह रहा है माइनिंग के कारण सबसे ज्यादा डिफॉरेस्टेशन कहां हो रहा है। आपका समय शुरू होता है अब। पॉज द वीडियो एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कर दिया? बिल्कुल सही, इसका जवाब है ओडिशा। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, एमपी, ये वो इलाके हैं जहां पे माइनिंग के कारण डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। इसके अलावा एक ऐसा जमीन का टुकड़ा जिसको तुमने 1 से 5 साल के लिए खाली छोड़ रखा है। ट्रिक बताई थी मैंने आपको, CFOC, करंट फैलो अदर देन करंट फैलो कल्चरेबल वेस्टलैंड, करंट फैलो अदर देन करंट फैलो कल्चरेबल वेस्टलैंड। वो जमीन का टुकड़ा जिसको तुमने 1 साल से कम समय के लिए छोड़ रखा है करंट फैलो, वो जमीन का टुकड़ा जिसको तुमने 1 साल से ज्यादा 5 साल से कम समय के लिए छोड़ रखा है करंट अदर देन करंट फैलो, और वो जमीन का टुकड़ा जिसको तुमने 5 साल से ज्यादा समय के लिए छोड़ रखा है उसे कल्चरेबल वेस्टलैंड कहते हैं। अब कायदे से देखा जाए तो सही जवाब होना चाहिए अदर देन करंट फैलो, लेकिन ये ऑप्शन ही नहीं है तो आप इसमें डी टिक करके आएंगे, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड वाले बार बार इस चैप्टर से पूछते हैं वो ये 4 क्वेश्चन है। आपको आराम से 4 क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना है। जो मैं पूरा लेक्चर पढ़ाया है सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से आएंगे। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट में लिख के जाना है। मैं कोशिश करूंगा जो सही आंसर होगा उसको मैं टिक कर दूं ताकि बाकी बच्चों को पता चल जाए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। दोस्तों इसी के साथ हमने आज ज्योग्राफी का डे 1 कंप्लीट कर दिया। अगर आज आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं एक मिशन पे निकला हूं। पहले मैंने 4 दिन के अंदर हिस्ट्री के 4 चैप्टर कंप्लीट कराए थे और बच्चों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। एक सवा घंटे के अंदर रोज मैंने आपका एक लेक्चर लिया और आपके 4 दिन में 4 हिस्ट्री के चैप्टर खत्म करा दिए। और अब हम निकले हैं ज्योग्राफी के 6 चैप्टर खत्म कराने। 6 दिन और 6 चैप्टर रपारप तरीके से खत्म कर दिए जाएंगे। आज हमने डे 1 कंप्लीट किया है, यानी कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट खत्म किया है। कल हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो अगर आपने ये वीडियो यहां तक पूरा देखा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप कुछ बड़ा करने के लिए एक कदम आगे बढ़ा चुके हो। और अब आपको लिख के जाना है चैट के अंदर डे 1 कंप्लीटेड। मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ विच इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक कमेंट में छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरा दिन बना देता है। टिल नेक्स्ट टाइम बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।